तो इस लेक्चर से हम एक अपना न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग बर्ब स्वीट टूल। अब बर्ब स्वीट एक टूल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा काम का टूल है। आपका मैक्सिमम टाइम कह लें कि इसी टूल के ऊपर जो है गुजरेगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि इससे वेब एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही होती है। ठीक है, वेबसाइट्स की पूरी पेन टेस्टिंग ईच एंड एवरी मैक्सिमम वल्नरेबिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि आप इसी से टेस्ट करेंगे और इसी से उनको चेक किया जाता है। बेसिकली ये एक इस तरह का टूल है, इसको अगर कहूँ कि ये क्या टूल है, क्या करता है, तो ये बेसिकली एक वेब प्रॉक्सी टूल है। ठीक है, इसका मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो मैं इस तरीके से समझाऊँगा। यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र है, ठीक है, मतलब ये है हमारा क्लाइंट जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है। उसके बाद दूसरी तरफ ये हमारा सर्वर है जो कि मैंने पिंक कलर का बनाया है। ठीक है, राइट साइड पे हमारा सर्वर है, लेफ्ट साइड पे हमारा क्लाइंट है। तो ये बर्प टूल जो है, बर्प स्वीट जो टूल है, ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है क्या है, हमारे ब्राउज़र से ट्रैफिक जब ऐसे निकलता है और हमारे सर्वर तक पहुंचता है, उसके बाद हमारे सर्वर से जो ट्रैफिक निकलता है और हमारे क्लाइंट तक पहुंचता है कुछ इस तरीके से। तो इस टूल से हम क्या करते हैं, इस टूल को हम बेसिकली अपने इस पूरे ट्रैफिक के बीच में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाके प्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बर्ब स्वीट का टूल, ये जो मैंने येलो कलर का बॉक्स बनाया है, इसके अंदर हमारा बर्ब स्वीट का पूरा टूल जो है वो रन हो रहा होता है। ठीक है जी, ये हमारा पूरा है बर्ब स्वीट का टूल। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके टैब्स आते हैं यहाँ पे, हर टैब के अंदर डिफरेंट काम होता है, इस तरह के इसके अंदर टैब्स बने हुए होते हैं। हर टैब में डिफरेंट हम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये पूरा येलो कलर का मैंने यहाँ पे एक टूल आपको बना दिया यहाँ पे। ये है हमारा बेसिकली बर्ब सूट का टूल। तो पता ये चला कि हमारे ब्राउज़र से जो निकल के ट्रैफिक जा रहा होता है वो सारा इस टूल के अंदर कैप्चर हो रहा होता है, और फिर इस टूल के ज़रिए हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको हमने ट्रैफिक को कैसे मैनिपुलेट करना है। बेसिकली जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं सर्वर के पास, वो इस टूल के थ्रू होती हुई जा रही होती है। यहाँ से ट्रैफिक निकला और इस टूल के थ्रू होता हुआ सर्वर के पास जाएगा, और जब सर्वर से यहाँ रिस्पॉन्स आया तो इस टूल के थ्रू होता हुआ जाएगा। ठीक है, इस टूल के अंदर एक होता है दरवाज़ा, आप कह लें एक डोर होता है। अगर उस डोर को हम बंद कर देंगे तो आने जाने वाला ट्रैफिक ना आ सकेगा और ना जा सकेगा। ठीक है, और अगर उस डोर को खोल देंगे तो ट्रैफिक आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो इसके सेंटर में यहाँ पे एक होता है डोर, ये इधर इधर बीच में एक होता है दरवाज़ा। उसको आगे हम समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उस दरवाजे को बंद करते हैं खोलते हैं। ऐसी बात है, कोई फिजिकल डोर तो है नहीं, कोई एक ऐसा ऑप्शन है। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरे टूल का, इस तरीके से ये काम करता है, और बेसिकली ये वेब प्रॉक्सी टूल है। और इस टूल को बनाने वाली जो कंपनी है, द सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड बाय द कंपनी नेम्ड एज पोर्ट स्वेगर। ये एक पोर्ट स्वेगर नाम की कंपनी है, उसने इस टूल को डेवलप किया है। उसकी अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, portswigger.net, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सिर्फ ये टूल ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके अलावा लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेंगी, स्पेसिफिकली फॉर द वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वेबसाइट्स वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, सो अगर हम जाते हैं प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तीन वो हैं जो मैंने बताए थे, और ये चौथा है ये आई थिंक फ्री लाइट फ्री एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये स्कैनर है पूरा जो है। ठीक है, और ये हमारा है कम्युनिटी एडिशन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इसका पूरा पेज आ चुका है, ये है फॉर फ्री है। और अगर हम जाते हैं वेबसूट प्रोफेशनल के ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप प्रोफेशनल का क्या प्राइस इस वक्त चल रहा है। $500 नहीं, $450 के करीब है, जो कि अगर PKR में किया जाए तो आई थिंक अच्छा खासा ही बनेगा, लैख प्लस बनेगा। ये देख सकते हैं 1,24,000, तब तकरीबन तकरीबन 1.25 लैक्स के करीब ये हमें पड़ता है। आई थिंक ये पर मंथ है, या आई थिंक 1 ईयर की इसकी लाइसेंस होता है। तो फिलहाल हम जो है इसका कम्युनिटी एडिशन यूज़ करेंगे, लेकिन चूँकि हर चीज़ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सो आपको इसका प्रो फ्री में मिल सकता है। तो आप अपनी रिसर्च करके उसको ले सकते हैं। ठीक है जी, सो हम चलते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपने करना क्या है, अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करना है वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, और उसको वहाँ से ओपन करने के बाद लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मेरा लिनक्स यहाँ पे हुआ है लॉगिन, तो मैं सिंपली बर्प सूट को यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा।
आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना होगा और उसके बाद आप लिखेंगे बर्प। जैसे ही आप बर्प लिखेंगे तो इस तरह का आपके पास एक आइकन आएगा, जस्ट आपने सिंपली उस पर सिंगल क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह का आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपसे पूछ रहा है कि टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट इन मेमोरी, आपको टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, इसके अंदर एक ये मसला होता है कि जो बर्प स्वीट कम्युनिटी एडिशन है, मतलब फ्री वाला, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट को बना के सेव नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोजेक्ट को अपनी डिस्क के ऊपर सेव नहीं कर सकते। ये चीज़ प्रोफेशनल वर्जन में आपको मिलती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स आर ओनली सपोर्टेड ऑन बर्प स्वीट प्रोफेशनल। अगर आप बर्प प्रो ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो मिल जाता है आपको अपनी खुद की रिसर्च करके, उसको जो है विच स्टैंड्स फॉर क्रैक, तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उस बर्प प्रो के अंदर, मतलब बर्प स्वीट प्रोफेशनल वर्जन के अंदर, आपको डिस्क के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपने जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इसका एक ख़तरा ये होता है, मतलब नुकसान आपको ये होगा, आप इस टूल के अंदर जितना भी काम करेंगे कम्युनिटी एडिशन में, आप उसको सेव भी नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर बीच में लाइट चली गई, या इसके अलावा अगर आपने जैसे इसको फ़र्ज़ करें यूँ बंद किया, तो अब आपने इसके अंदर जो भी काम किया था वो सारा वेस्ट हो गया, वो कहीं पे स्टोर नहीं हुआ, कहीं पे सेव नहीं हुआ। अब आपको दोबारा से शुरू से सब कुछ न्यू सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, या सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत लोडिंग वगैरह होगी, और उसके बाद ये टूल ओपन हो जाएगा। अब ये टूल जब ओपन होगा तो फिर इसके हिसाब से हमने एक सेटिंग भी करनी होगी। ये टूल यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुका है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, वास्ट चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक टैब है डैशबोर्ड। ये डिफरेंट टैब्स हैं, टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, कोलैबोरेटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयरर, लॉगर, ऑर्गेनाइजर, एक्सटेंशंस एंड लर्न। उसके बाद एंड में सेटिंग्स है, ये हर चीज़ की सेटिंग्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। सो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल अपने बर्प सूट को इंटीग्रेट करेंगे अपने ब्राउज़र से। अभी फ़िलहाल अगर हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र। ठीक है, फायरफॉक्स के अंदर ये काम करना बहुत बहुत ज़्यादा आसान रहता है, और बहुत आसानी से भी हो सकता है। तो हम अपने नोट्स के अंदर चलेंगे एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगर फॉक्सी प्रॉक्सी। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, अपने इस सारे ब्राउज़र के ट्रैफिक को भेजना होगा इस अपने बर्प सूट टूल के पास। ठीक है, थिंक ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको ऐसे बड़ा करना पड़ेगा। सो हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, अपने इस सारे ब्राउज़र के ट्रैफिक को भेजना पड़ेगा, और ये ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि हमारे सारे ट्रैफिक को इस बर्प सूट के जो है टूल के अंदर भेजो, और इसके ज़रिए ट्रैफिक को आगे लेके जाओ। मतलब ट्रैफिक इससे होता हुआ सर्वर के पास जाएगा, मतलब हमारे कंप्यूटर से जब ट्रैफिक निकले तो वो इससे होता हुआ निकले हमारे कंप्यूटर में, ब्राउज़र से निकलने के बाद इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर से अगर हम ट्रैफिक को आगे भेजेंगे तो वो जाएगा, नहीं भेजेंगे तो नहीं जाएगा, जैसे भेजेंगे वो वैसे ही जाएगा। ठीक है, पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाता है ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का। अच्छा, अब हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम अपने इस फायरफॉक्स को ओपन करेंगे, और पहले मैं आपको सिखा देता हूँ मैनुअल सेटिंग्स जो होती है। सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉक्सी, PROXY, प्रॉक्सी लिखेंगे, और यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे लूप बैक आईपी एड्रेस, या लोकल होस्ट आईपी एड्रेस इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आईपी एड्रेस 127.0.0.1 जो होता है इज कॉल्ड अ लूप बैक आईपी एड्रेस। पैकेट सेंड टू दिस एड्रेस नेवर रीच द नेटवर्क बट आर लूप्ड थ्रू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओनली। मतलब ये हमारे जो है कंप्यूटर के ऊपर ही ट्रैफिक घूमता रहता है, ये कहीं जाता नहीं है। तो 127.0.0.1 लिखेंगे, पोर्ट हम यहाँ पे दे देंगे 8080। ठीक है, और ऑल्सो यूज़ दिस प्रॉक्सी फॉर HTTPS, इसको टिक कर देंगे, और जस्ट यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब जब हम यहाँ पे ओके करेंगे, और अब अगर यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे ना, और अगर हमारा वेबसूट बंद हुआ, तो वो कुछ लोड नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पे काम करते हैं, वेबसूट को करते हैं बंद, बिकॉज हमने इसको अपने ब्राउज़र को ये बोला है कि तुम्हारे पास से जो भी ट्रैफिक निकलेगा, ये हमारा है ब्राउज़र, हमने इसको बोला जो भी तुम्हारे पास से ट्रैफिक निकलेगा उसको तुम कहाँ भेजो, उसको तुम भेजो 127.0.0.1 के आईपी के ऊपर, और उस आईपी पे पोर्ट कौन सी, 8080 पोर्ट। ठीक है,
8080 पोर्ट के ऊपर हमारे सारे ट्रैफिक को भेजो। अब ये वाली पोर्ट और ये आईपी या मतलब ये पूरा एड्रेस विद आईपी प्लस पोर्ट कहीं पे एक्टिव इनेबल होना चाहिए, और कहीं पे ये लिसनर इसका कहते हैं उसको, कि कहीं पे ये ट्रैफिक पहुंचने के लिए ओपन होना चाहिए। ये एक दरवाज़ा आप कह लें, कि ये एक डेस्टिनेशन आप कह लें, कि ये डेस्टिनेशन खुली हुई होनी चाहिए हमारे ब्राउज़र के लिए, कि जिस पे वो ट्रैफिक भेज रहा है या जहाँ से वो रिक्वेस्ट को गुजार रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे फ़िलहाल अपने वर्ब को बंद कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा youtube.com, एक मिनट, यूट्यूब कोर्सोगा डॉट नेट चलें, तो ये क्या कह रहा है, द प्रॉक्सी सर्वर इज़ रिफ्यूजिंग कनेक्शंस। मतलब हमने जो वहाँ प्रॉक्सी सेट करी है उस पर कोई आगे और कुछ है नहीं कि वो कहाँ भेजे, ठीक है। वो हमारे जो है लूप बैक आईपी एड्रेस और वहीं पे ही घूम रहा है अपने पीसी के ऊपर, कह रहे हैं कि वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर ही घूम रहा है सारा ट्रैफिक। अब हम क्या करेंगे, अब हम खोलेंगे अपने बर्बसूट कम्युनिटी एडिशन टूल को, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये सारा आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे। जब हम चाहें ये प्रॉक्सी लगाएं, जब चाहें इसको हटा दें, विद इन जस्ट वन क्लिक। एक क्लिक के अंदर वो सारी प्रॉक्सी लगा सकते हैं और हम हटा सकते हैं। ये हमारा वेब सूट खुल चुका है। अब हम चलेंगे इस प्रॉक्सी टैब के अंदर। प्रॉक्सी टैब के अंदर जाने के बाद हमने जाना है प्रॉक्सी सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही प्रॉक्सी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉक्सी लिसनर्स। सबसे पहले हम जाके जो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट दोबारा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, यूज़र इंटरफेस, डिस्प्ले एंड फॉन्ट को कर देते हैं 15 के। ये हो गया बड़ा। तो आपने जाना है प्रॉक्सी के अंदर, प्रॉक्सी टैब के अंदर जाने के बाद प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रॉक्सी लिसनर 127.0.0.1 कॉलन कॉलन के बाद हमारी पोर्ट नंबर लिखी हुई 8080, और ये हमारी जो है रनिंग, मतलब इसमें ये लिसन कर रहा है, जो आने वाला ट्रैफिक हो ये उसको लिसन कर रहा है। इसको कहते हैं प्रॉक्सी लिसनर। मतलब ये इस पूरे इंटरफेस के ऊपर सुन रहा है बैठ के। रनिंग के ऊपर अगर टिक लगा हुआ है इसका मतलब ये रन हो रहा है, इसको हटा देंगे। और अगर वेबसूट खोला हुआ भी है तब भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कोर्सोगा डॉट नेट के ऊपर हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसी जगह पे अगर हम इसके अंदर, इसकी सेटिंग्स के अंदर अगर हम इसको रनिंग हालत में कर दें, इसलिए हमने इसको रनिंग पे टिक कर दिया, ठीक है, हमने क्रॉस कर दिया था, हमने टिक लगा दिया। अब अगर जब इसको एक्सेस करेंगे ना तो ये एक्सेस हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर इज़ प्रिवेंटिंग फायरफॉक्स फॉर सेफली कनेक्शन टू दिस साइट। फिलहाल हम एडवांस्ड के ऊपर जाएंगे, और एक मिनट, एडवांस्ड के ऊपर जाएंगे, व्यू सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, अपने फायरफॉक्स को ओपन करना है, बिकॉज सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो हमारा ब्राउज़र है ना, ये अक्लमंद है। ये सोच रहा है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट राउटर के पास जाता है और इंटरनेट से ब्राउज़ करके ट्रैफिक लाके और डेटा वगैरह लाके दे देता है। अब मेरे ब्राउज़र और राउटर के बीच में एक नई चीज़ आ गई है जिसका नाम है बर्प, और बर्प को हमारा ब्राउज़र नहीं जानता। हमारे ब्राउज़र के लिए बर्प बिल्कुल नया और एक अनजान शख्स है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउज़र के अंदर http://PURPSUIT इसको एक्सेस करेंगे। जैसे ही इस एड्रेस को हम एक्सेस करेंगे ना, तो ये कह रहा है वेलकम टू बर्बसूट कम्युनिटी एडिशन, और इस CA सर्टिफिकेट का एक बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर आपने जस्ट एक मरतबा क्लिक करना है, तो ये CACERT एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फाइल ये इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने जाना है अपने क्रोम, अपने फायरफॉक्स की सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही फायरफॉक्स की सेटिंग्स ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है CERTIFI सर्टिफिकेट। आप लिखेंगे तो ये आप बेसिकली सेटिंग्स के अंदर सर्च कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, और फिर आपने क्या करना है, इस व्यू सर्टिफिकेट्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें एक बटन आ रहा होगा आपके पास इम्पोर्ट का। जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ये बटन आएगा आपके पास इंपोर्ट का। जैसे ही इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट की फ़ाइल जहाँ आपने डाउनलोड करी है वहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे, तो फिर ये यहाँ पे आपसे पूछेगा, यू हैव बीन आस्क्ड टू ट्रस्ट अ न्यू सर्टिफिकेट अथॉरिटी। आपने एक न्यू सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे ट्रस्ट करने का बोल रहे हैं अपने ब्राउज़र को। तो ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू ट्रस्ट पोर्टसवेगर सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट अथॉरिटी फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो हम बोलेंगे ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई वेबसाइट्स एंड ट्रस्ट दिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई ईमेल यूज़र्स, ठीक है। दोनों पे टिक लगा देंगे और जस्ट यहाँ से ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने अपना जो है सर्टिफिकेट को इंस्टॉल भी कर लिया है। अब अगर यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे
फ़र्ज़ करें youtube.com को एक्सेस करते हैं, तो वो आसानी से एक्सेस हो जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा। हमने youtube.com लिखा, मैं आपको अपनी प्रॉक्सी दिखा देता हूँ, मेरी प्रॉक्सी क्या लगी हुई है। एंड यहाँ पे ये देखें मैनुअल प्रॉक्सी लगी हुई है 127.0.0.1। और अगर हम ये देखते हैं youtube.com, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा हमारे पास जो है एक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम अपने बर्ब के ऊपर, एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं रन हो रहा है। अगर मैं इसकी रनिंग हालत से हटा दूँ, मैंने इसकी रनिंग के ऊपर से टिक हटा दिया, अब ये रन नहीं हो रहा। तो अगर अब मैं एक्सेस करूँगा kali.org की किसी वेबसाइट को, तो ये कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कनेक्शन, मतलब यहाँ पे अगर लिसनर ऑन होगा तभी ये जो है ट्रैफिक आगे जाएगा और फिर ये एक्सेस हो पाएगा। अब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये देखें एक्सेस हो गई वेबसाइट, ठीक है। सो ये हमारा वेब सूट था, हमने इसको इंस्टॉल किया। अब इस वेब सूट के थ्रू ट्रैफिक हमारा जा रहा है, उसको देखेंगे कैसे, वो अगले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम वेब सूट को यूज़ करना देखेंगे, उससे हमने ट्रैफिक को मैनिपुलेट कैसे करना है, रिक्वेस्ट को कैप्चर कैसे करना है, एंड डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा कुछ ऑटोमेट करेंगे प्रोसेस को, कि हम इस प्रॉक्सी को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, कि प्रॉक्सी को ऑटोमेटिकली हम इन जस्ट वन क्लिक लगा दें, हमें सेटिंग्स में ना जाना पड़े, हमें बार बार ये 127.0.0.1 ना लिखना पड़े। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कभी कभी आप अपने वेब सूट को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, आप जस्ट ऐसी वेब ब्राउज़ कर रहे होंगे, कोई वेब के ऊपर ब्राउजिंग वगैरह अपनी कर रहे होंगे, तो आपने करना क्या होगा, बार बार सेटिंग्स में जाकर उसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसा ना करना पड़े तो वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बर्ब सूट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, उसको हमने थोड़ा बहुत यूज़ करना देखा था कि किस तरीके से वो काम करता है, बेसिकली वो टूल है क्या, इसलिए यूज़ होता है, क्या काम होता है उसका और किसने बनाया। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि बर्ब सूट को एक्सेस करने के लिए, वेब सूट को यूज़ करने के लिए हमें जो ब्राउज़र के अंदर सेटिंग्स करनी पड़ती हैं उसको किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है अपने ब्राउज़र की सेटिंग के अंदर, और जो हमने सेटिंग्स करी थी उसको हटा देंगे, ठीक है। यूज़ सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स के ऊपर कर देंगे, जो मैनुअल जो पहले डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ था, और उसको जस्ट ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये आराम से एक्सेस हो रहा होगा, और हमारे बर्ब से कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा होगा, ना उसके अंदर आ रहा होगा, बिकॉज हमने प्रॉक्सी हटा दी। अब हमने करना क्या है, न्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्रॉक्सी, प्रॉक्सी। बेसिकली फॉक्सी प्रॉक्सी जो है वो एक एक्सटेंशन है, जैसे ब्राउज़र की एक्सटेंशंस होती हैं, क्रोम की होती हैं, तो ये फॉक्सी प्रॉक्सी जो है एक तरह से फायरफॉक्स की एक्सटेंशन है। तो आपने फायर फॉक्सी प्रॉक्सी लिखने के बाद एड ऑन लिख लेना है यहाँ पे, एड ऑन, ठीक है। क्योंकि फायरफॉक्स के एक्सटेंशंस को एड ऑन्स कहा जाता है, और क्रोम के एक्सटेंशंस को एक्सटेंशंस कहा जाता है, ठीक है, या प्लगइन्स आप कह लें, उसको एक्सटेंशंस कहा जाता है। तो फायरफॉक्स एड ऑन लिखने के बाद आप पहले लिंक पे जब क्लिक करेंगे, ये इस वाले पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आप कुछ इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर लिखा होगा फायरफॉक्स स्टैंडर्ड बाय एरिक एच जुंग। तो आपने क्लिक करना है ऐड टू फायरफॉक्स के बटन के ऊपर। जैसे ही ऐड टू फायरफॉक्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई दिस एक्सटेंशन विल हैव परमिशन टू दिस 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 एंड दिस। ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ओके करेंगे, और यहाँ पे हमारी जो है एक्सटेंशन आप देख सकते हैं ऐड हो गई है। इस एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड इसको एक मरतबा राइट क्लिक करके पिन टू टूल बार कर लेंगे, तो ये यहाँ पे पिन हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाकी सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं एंड इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस फॉक्सी प्रॉक्सी के एक्सटेंशन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे, इसके ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद ये आप यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो आपने सबसे पहले ऐड करना है, हमने एक प्रॉक्सी ऐड करनी है, ठीक है। अब जो हम चीज़ें अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके कर रहे थे, मैनुअल प्रॉक्सी सर्च करके ऐड कर रहे थे, पोर्ट लगा रहे थे, और उसको हर मर्तबा हटाना पड़ता था, लगाना पड़ता था। अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ देंगे। सबसे पहले हम इसका नाम दे देंगे बर्प 8080, ठीक है। ये 8080 पोर्ट के ऊपर है तो बर्प 8080 दे दिया। यहाँ से क्लिक करके इसका हम जो है कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कलर सेलेक्ट करने के बाद प्रॉक्सी टाइप में हम सिर्फ HTTP ही रखेंगे, ठीक है। प्रॉक्सी IP, यहाँ पे वही लूप बैक IP एड्रेस हमें देना पड़ेगा 127.0.0.1, ठीक है। पोर्ट के अंदर हम डालेंगे 8080 एंड यूज़र नेम पासवर्ड आप दे भी सकते हैं, और ये ऑप्शनल है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये सेव हो गई है एक
प्रॉक्सी सेव हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। यूज़ इनेबल्ड प्रॉक्सीज बाय पैटर्न्स एंड अदर्स ऑर्डर, और दूसरा है टर्न ऑफ प्रॉक्सी, यूज़ फायरफॉक्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, जो कि हर वक्त हम चला रहे होते हैं, जो कि बगैर फॉक्सी प्रॉक्सी के भी चल रही होती हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा कस्टम, जो हमने अभी 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 बनाया है, वो है बर्प हाइफन 8080। अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी बर्प की प्रॉक्सी लग जाएगी। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे टर्न ऑफ के ऊपर, अब टर्न ऑफ के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर हम सर्च करेंगे, यूट्यूब हटा देते हैं, के ऊपर अच्छी चीज़ें नहीं आती, kali.org, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा जो ट्रैफिक है वो, जो पुराना एक डिफ़ॉल्ट उसका रूट था, कि मतलब हमारे ब्राउज़र से निकल के डायरेक्ट हमारे राउटर पे जा रहा है, ये बर्प से होता हुआ नहीं जा रहा, सही है। जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करके इसको कर देंगे बर्प, बर्प 8080, तो अब ये सारा हमारा ट्रैफिक जाएगा बर्प से होता हुआ, ठीक है। अभी सारा ट्रैफिक हमारा बर्प से जा रहा है। तो चेक कैसे करेंगे कि बर्प से जा रहा है या नहीं जा रहा? सिंपली आपने क्या करना है, अपने बर्प सूट के अंदर जाना है। उसके बाद इस प्रॉक्सी टैब के अंदर आता है एक टैब इंटरसेप्ट टैब, ठीक है, इंटरसेप्ट आता है। इस इंटरसेप्ट को हमने कर देना है ऑन। तो अपने बर्ब सूट को मैंने राइट साइड पे लगा लिया है और अपने ब्राउज़र को मैंने लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से सेट कर दिया। तो इससे जो है काम करने में आसानी होती है थोड़ी सी, कि राइट साइड पे अपना बर्ब सूट है और लेफ़्ट साइड पे ब्राउज़र है, तो दोनों साइड पे आराम से काम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा google.com, ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर। तो फ़िलहाल हमारा इंटरसेप्ट ऑफ है, हमने जो है अपने बर्ब सूट के दरवाजे खोले हुए हैं, जिससे ट्रैफिक बर्ब सूट के थ्रू होता हुआ जा रहा है और होता हुआ आ रहा है। वो कैसे पता चला? क्योंकि हमने फॉक्सी प्रॉक्सी में प्रॉक्सी जो है बर्ब की सेट कर दी है, ठीक है। तो हमने अपने ब्राउज़र को ये बता दिया है कि तुम्हें जितना भी ट्रैफिक भेजना है वो तुम्हें भेजना है बर्ब सूट को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने बर्ब सूट के अंदर इस इंटरसेप्ट वाले बटन को, जो कि लिखा हुआ है इंटरसेप्ट इज़ ऑफ, इस पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा इंटरसेप्ट इज़ ऑन, ठीक है, इंटरसेप्ट इज़ ऑन लिखा हुआ आ गया। अब हम जैसे ही google.com को ऐसे क्लिक करेंगे, आई थिंक ये इसको मैं इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही हैं। तो google.com के ऊपर जैसे ही मैं एंटर करूँगा और इसको सर्च करूँगा, तो आप जैसे कि राइट साइड पे देख सकते हैं मेरे पास एक ये पूरी रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। इसको कहलाता है, ये हमने इंटरसेप्ट ऑन किया, और इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद हमने जो भी ब्राउज़र में एंटर किया वो हमारे ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी। वो रिक्वेस्ट थी हमारी गेट मेथड की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे HTTP से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। ये हमारे जो होते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं, तो मैं आगे जाके थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। और www.google.com के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, ये उसका पूरा URL है, ये उसकी पोर्ट है, ये IP है। तो अब हम अगर यहाँ से इंटरसेप्ट, अगर हम यहाँ से इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि इस रिक्वेस्ट को हम आगे भेज दें अपने सर्वर के पास, तो हम यहाँ से जस्ट फॉरवर्ड कर देंगे और वो चली जाएगी। इसके अलावा एक पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, इसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड के ऊपर दबाते रहेंगे, सारी फॉरवर्ड होती रहेंगी। अगर हम चाहते हैं ये सर्वर के पास ना जाएं, यहीं पे ड्रॉप हो जाएं, ड्रॉप का मतलब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, और ड्रॉप के ऊपर क्लिक करते रहेंगे, ड्रॉप हो जाएंगी। और इंटरसेप्ट इज़ ऑन के ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इंटरसेप्ट ऑफ हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो आराम से एक्सेस हो जाएगा। यहाँ से हमने उस दरवाजे को खोल दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसकी लाइट जो है ग्रीन हो गई है। ग्रीन लाइट का मतलब होता है ट्रैफिक के जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है। रेड लाइट का मतलब होता है जब हम इसको ऑन करेंगे, विच मीन्स रेड लाइट है, यहाँ पे ट्रैफिक आके रुकेगा, ठीक है। तो हमने वो सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। बर्ब सूट को हमने किस तरीके से प्रॉक्सी लगानी है, अब हमारे पास जो है बर्ब सूट का हमने इंटरसेप्ट ऑन किया हुआ है। अब हम यहाँ पे अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो वो भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर हम जाते हैं पोर्ट्स वगैरह पे तो वो भी एक्सेस नहीं होगा, सब कुछ लोड होता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि बर्ब सूट के ऊपर ट्रैफिक ना जाए, तो हम इसको कर देंगे टर्न ऑफ। जैसे ही हम टर्न ऑफ करेंगे, यहाँ पे हमारा सारा ट्रैफिक लोड हो जाएगा, पोर्ट्स वगैरह भी आ जाएगा। ये देखें आपको, ये देखें आप पोर्ट्स वगैरह, ये देखें पोर्ट्स वगैरह आ गए यहाँ पे। यूट्यूब.com के ऊपर दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे, यूट्यूब.com भी आ जाएगा। कुछ भी हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे आराम से एक्सेस हो जाएगा, बिकॉज हमने इसको एक क्लिक से वो सारी की प्रॉक्सी सेटिंग्स हटा दी। अब बर्प 8080 पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से यहाँ रिक्वेस्टें कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते रहेंगे, ये सारी रिक्वेस्टें यहाँ पे आती रहेंगी। एक मरतबा मैं आपको पोर्ट्स वगैरह की रिक्वेस्ट कैप्चर करके दिखाता हूँ। एंटर करता हूँ, ये देखें पोर्ट्स वगैरह .net लिखा हुआ है, ये पूरी उसकी रिक्वेस्ट है। ये गेट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम इसका पेज मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा होता है बर्ब सूट। इस तरीके से प्रोसेस को ऑटोमेट करके जो है हमने एक्सटेंशन वगैरह लगा दी, और अब एक क्लिक से हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं
जो कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बर्ब सूट को और डीप में देखते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो इस लेक्चर के अंदर हम अपने बर्ब स्वीट जो टूल मैंने आपको इंस्टॉल करने का बताया था और उसके अंदर मैंने पॉक्सी प्रॉक्सी इंस्टॉल करवाई थी उसको और ज़्यादा देखेंगे, उसके डिफरेंट टैब्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी पूरी फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस टूल के अंदर कौन कौन सी हमारे पास फंक्शंस हैं, कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के साथ किस तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले बर्ब स्वीट ओपन कर लेंगे। जब तक हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है तब तक हम अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जब फायरफॉक्स ब्राउज़र मैंने इसलिए इंस्टॉल करवाया था आपको बिकॉज़ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, इसके अंदर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने मसले क्रोम में होते हैं, ठीक है। तो फायरफॉक्स को यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम अपनी सबसे पहले इसकी फॉन्ट साइज़ को छोटा करेंगे। यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले एंड फॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 12। तो हमारा वेबसाइट टूल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़िलहाल डेमो वेबसाइट खोल के रखी हुई है। ये वाली जो वेबसाइट है ये एक फ़ेक वेबसाइट है, वल्नरेबल वेबसाइट है, एक डेमो साइट है। ये ओरिजिनल कोई की वेबसाइट नहीं है, ठीक है। ये एक डेमो साइट है, फॉर टेस्टिंग पर्पसेस इसको बनाया गया है। और इसके ऊपर अगर हम कोई हैकिंग वगैरह भी परफॉर्म करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए तो कोई मसला नहीं होता, इसके ऊपर सब चीज़ अलाउड है, ठीक है जी। यहाँ पे बाकी आप इसकी डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ सकते हैं नीचे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बर्ब स्वीट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे पहला हमारा टैब है डैशबोर्ड टैब। ये सारे डिफरेंट टैब्स हैं, एक है टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टैब्स हैं। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड टैब को देख लेते हैं, ठीक है। बल्कि डैशबोर्ड को थोड़ी देर में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने प्रॉक्सी टैब को। प्रॉक्सी टैब के अंदर सिंपली क्या होता है, प्रॉक्सी टैब के अंदर हमारा जो प्रॉक्सी का सारा काम है वो हो रहा होता है। इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट के अंदर अगर हम इंटरसेप्ट को ऑन कर देंगे ना, तो इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, मतलब इसको क्लिक करके और एंटर किया मैंने, तो ये यहाँ पे देखें लोड नहीं हो रहा। क्यों लोड नहीं हो रहा? बिकॉज़ यहाँ पे हमने अपना इंटरसेप्ट ऑन किया हुआ है और यहाँ पे वो ट्रैफिक अब इंटरसेप्ट हो गया। ब्राउज़र से निकलने के फ़ौरन बाद वो आ गया हमारे इस बर्ब स्वीट के इंटरसेप्ट के अंदर और ये वो रिक्वेस्ट है जो हमने अपने ब्राउज़र से अभी अभी बनाई है और ये जा रही है सर्वर के पास। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं एक है मेथड, जो HTTP मेथड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है गेट मेथड। क्या गेट कर रहा है? ये स्लैश गेट कर रहा है, मतलब इसका जो होम पेज है, बिल्कुल बेसिक इसका जो पेज है इस डोमेन के ऊपर, जो इसका होम पेज जिसे आप कहते हैं, जिसे कहते हैं हम index.html, जो ऑटोमेटिकली एक होम पेज होता है, वो वाली चीज़ हम मांग रहे हैं। इसके अंदर प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है HTTP 1.1, ठीक है। ये HTTPS इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा, तो जिसका मतलब क्या हुआ, ये अनसिक्योर है वेबसाइट। अगर HTTPS होता तो ये सिक्योर होता, बिकॉज वो जो होता है इनक्रिप्टेड होता है, उसके अंदर जो है कोई हमें पढ़ नहीं सकता हमारी डाटा को। लेकिन HTTP के अंदर ये सिक्योर नहीं होता और इस वजह से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट हेडर्स क्या होते हैं? रिक्वेस्ट हेडर्स हमारे सर्वर को जाके बताते हैं कि इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस पूरी रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है होस्ट हेडर। होस्ट हेडर में सिंपली हमारा यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ होता है, ठीक है। हमारा कौन सा डोमेन है? अगर हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर तो यहाँ पे हमारा है demo.testify.net। ये बेसिकली एक सब डोमेन है। किसका सब डोमेन है? testify.net का सब डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ होता है डोमेन। होस्ट हेडर के अंदर हमारा डोमेन होता है। यूज़र एजेंट क्या चीज़ होती है? यूज़र एजेंट जो होता है वो हमारा ब्राउज़र होता है सिंपली। यूज़र एजेंट के अंदर सर्वर को ये पता चलता है कि किस ब्राउज़र से ये ट्रैफिक आ रहा है और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से ये एक्सेस कर रहा है। अब देखें मेरे पास जो है मोज़िला है, मोज़िला ब्राउज़र है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोज़िला ब्राउज़र। और इसके अलावा लिनक्स 64 है तो यहाँ पे लिनक्स लिखा हुआ है। फायरफॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे फायरफॉक्स 115.0। तो ये पूरा हमारा यूज़र एजेंट है। इसके अंदर हमारा ब्राउज़र कौन सा है ये डिफ़ाइन हुआ हुआ होता है, ब्राउज़र का वर्जन और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें डिफाइन हुई होती हैं जिससे सर्वर को ये पता चल जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है ये कहाँ से आई है, किस ब्राउज़र से आई है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से आई है। एक्सेप्ट के अंदर क्या है कि इस रिक्वेस्ट के अंदर जो जो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल हैं ये वो सारे इसके एक्सेप्ट हेडर के अंदर होते हैं। एक्सेप्ट लैंग्वेज मतलब जो सर्वर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहा है वो ये हैं। जो वो इनकोडिंग एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट इनकोडिंग में लिखी हुई है। इसके अलावा जो कनेक्शन हेडर होता है ये सर्वर को बता रहा होता है कि इस रिक्वेस्ट के बाद आपने कनेक्शन क्लोज कर देना है, मतलब
एक रिक्वेस्ट जाएगी, उसका रिस्पॉन्स आएगा और फिर वो न्यू रिक्वेस्ट का वेट करेगा सर्वर, ठीक है। तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। इसके बाद एक हेडर होता है कुकी हेडर। अब कुकी के नाम से आपको एक चीज़ याद आई होगी, मैंने कुछ लेक्चर्स पहले आपको बताया था कि कुकीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम होती है चीज़ कुकी। कुकी के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जे सेशन आईडी, जे सेशन आईडी इक्वल्स टू दिस। ये हमारी सेशन आईडी है। अगर इस सेशन आईडी को हम डिलीट कर देंगे तो सर्वर हमें पहचान नहीं पाएगा और वो फिर एक न्यू सेशन आईडी हमें दे देगा। कैसे देगा, वो अपने रिस्पॉन्स में हमें देता है। सेट कुकी का एक हेडर आ रहा होता है, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, आपको नज़र आ जाएगा। और इसके बाद अपग्रेड इनसिक्योर रिक्वेस्ट 1। इसका मतलब मुझे नहीं पता, इसको छोड़ें, इसका कोई काम भी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। होस्ट है, यूज़र एजेंट है, तो ये सारी हमारी पूरी रिक्वेस्ट है, ये सारे रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट हेडर्स इसके अंदर मेंशन हुए हुए हैं, ये बिल्कुल थोड़े से हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। इनके बारे में आप यूट्यूब के ऊपर और डीप में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्सवगर के ऊपर और यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको और अच्छा और डीप में इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल सकती है। तो हम यहाँ से जब फॉरवर्ड करेंगे ना, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास चली जाएगी और जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तो वो हमारे वेबसाइट में कैप्चर नहीं होगा, वो डायरेक्टली हमारे ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। मैं आपको जो है इसको फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे हम ये देखें, हमारे पीछे ब्राउज़र अभी तक लोड हो रहा है। अगर हम इसको करेंगे फॉरवर्ड, एक और रिक्वेस्ट आ गई, इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये देखें पीछे हमारा लोड होना बंद हो गया और ये लोड हो गया, ठीक है। लोड हो रहा था और ये अब लोड होना बंद हो गया और पूरा का पूरा लोड हो गया है। दोबारा चलते हैं वेब स्वीट के अंदर एंड यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट आ रही है, ये है कॉन्स्टाइल डॉट सर्विसेज। अच्छा, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जिस साइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं सिर्फ उसी का ही ट्रैफिक यहाँ इंटरसेप्ट हो, उसके अलावा कोई भी ट्रैफिक इंटरसेप्ट ना हो। वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए आपने सिंपली जाना है प्रॉक्सी सेटिंग्स के अंदर। प्रॉक्सी सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन रूल्स। मतलब रिक्वेस्ट जो इंटरसेप्ट हो रही है वेब स्वीट के अंदर, उसके क्या क्या रूल्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और बूलियन ऑपरेटर लगाएंगे, एंड, इसको एंड लगा देंगे। और इसके अलावा मैच टाइप में रखेंगे हम डोमेन नेम, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं हम, ठीक है। फिलहाल हम रखेंगे डोमेन नेम और मैच रिलेशनशिप करेंगे मैचेस। मैचेस के अंदर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डेमो डॉट टेस्ट फायर डॉट नेट, ठीक है। ये डोमेन हमने लिख दिया जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हमारी टारगेटेड वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऐड हो चुका है, ये रहा, ये वाला ऐड हो चुका है। मैच टाइप डोमेन नेम है और मैच क्या करना है, कंडीशन क्या है, डेमो डॉट टेस्ट फायर डॉट नेट। इसको पूरी रिक्वेस्ट के अंदर ये चीज़ मैच करनी है। ये कहाँ पे होगी, जाहिर सी बात है ये हमारे होस्ट हेडर के ऊपर लिखी हुई होती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो हम इसको इनेबल कर देंगे, टिक हुआ हुआ मतलब इनेबल हो गया, इसको क्रॉस करेंगे। अब अगर यहाँ से इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे ना तो कोई और रिक्वेस्ट नहीं आएगी। अब आप इसके ऊपर नज़र रखिएगा और मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट इसका ऑन है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन होता है तो ट्रैफिक कैप्चर होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा ये वाली वेबसाइट portswagger.net, तो ये आराम से लोड हो जाएगी पीछे, कोई इसके अंदर इंटरसेप्ट नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर वेबसाइट में इंटरसेप्ट नहीं हुई। क्यों, इंटरसेप्ट तो ऑन हुआ हुआ है, वो इस वजह से इंटरसेप्ट नहीं हुई बिकॉज हमने यहाँ पे का जो है इंटरसेप्शन रूल्स ऐड कर दिए कि भाई जिस वेबसाइट पे हम टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी को आप जो है इंटरसेप्ट करो और कोई इंटरसेप्ट ना करो, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरसेप्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से डेमो डॉट टेस्ट फाइल को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई। अब रिक्वेस्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने से रिक्वेस्ट यहाँ हमारे बर्ब स्वीट से निकल के जाएगी सर्वर के पास और चली जाएगी। अगर हम ड्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट न सर्वर के पास जाएगी न वापस ब्राउज़र के पास जाएगी, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ एक दफ़ा। जैसे ही मैं ड्रॉप पे क्लिक किया पीछे आप देखो क्या लिखा हुआ आ गया, बर्ब स्वीट कम्युनिटी एडिशन एरर, रिक्वेस्ट वाज ड्रॉप्ड बाय यूज़र। तो हमने यहाँ पे उसको ड्रॉप कर दिया। अब दोबारा से एक मरतबा इसको रीलोड करेंगे, यहाँ पे दोबारा से रिक्वेस्ट आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम इस रिक्वेस्ट को एक्शन के अंदर जाने के बाद डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। हम इसको इंट्रूडर में भी भेज सकते हैं, हम रिपीटर में भी सेंड कर सकते हैं, सीक्वेंसर में भी सेंड कर सकते हैं, कंपेयरर, डिकोडर ऑर्गेनाइज़र। इसके अलावा रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र कर सकते हैं, इंगेजमेंट टूल्स, ये तो वेब प्रो के अंदर मिलेगा। चेंज रिक्वेस्ट मेथड, मतलब इसका गेट रिक्वेस्ट है ना, गेट मेथड है, इसका मेथड भी चेंज कर सकते हैं, का यूआरएल चेंज कर सकते हैं, चेंज बॉडी इनकोडिंग ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डोंट इंटरसेप्ट कर सकते हैं, डू इंटरसेप्ट, इसका रिस्पॉन्स भी हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट सिलेक्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे हम। उसके अलावा
यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ होती है, अगर आप इसका जो है पीछे जो हमने फॉक्सी प्रॉक्सी लगाई थी वो नहीं लगाना चाहते, तो आप इसका जो है बर्ब स्वीट का अपना एक ब्राउज़र होता है, उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन ब्राउज़र पे हम ओपन ब्राउज़र पे इस वाले बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका अपना एक ब्राउज़र होता है, वो खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर एक्सटेंशंस के अंदर ये बर्ब स्वीट की एक्सटेंशन लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और अब इसके अंदर अगर हम कुछ एक्सेस करते हैं ओपन ब्राउज़र करके, और हम इसके अंदर एक्सेस करते हैं यहाँ पे पोर्ट SWIGGER.net, पोर्ट से अगर .net जैसे एक्सेस करेंगे तो इस तरह यहाँ पे ये एक्सेस हो जाएगी और लोड हो जाएगी। अब ये सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली वेबसाइट में कैप्चर हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका ब्राउज़र भी ओपन करके ये सारा काम कर सकते हैं। मैं करता नहीं हूँ, बस मुझे पसंद नहीं है, दिल नहीं चाहता उस पर करने का, मुझे वो पसंद नहीं है, इस वजह से मैं उस पर नहीं करता, लेकिन आप उस पर भी कर सकते हैं सारा काम। उसके बाद इंटरसेप्ट के बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है HTTP हिस्ट्री। फिलहाल हम इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे और जस्ट इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे। अब इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया तो यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक कैप्चर नहीं होगा। अगर पीछे इसको हम रिफ़्रेश करेंगे ना, तो हम करते हैं रिफ़्रेश, तो अब इसके अंदर कैप्चर नहीं होगा और वो रिफ़्रेश हो भी गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है HTTP हिस्ट्री। HTTP हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं और उसके रिस्पॉन्सेज गए हैं वो सारा पूरा इसका जो है हिस्ट्री कैप्चर हो जाती है यहाँ पे। सबसे पहले हमने जो है demo.testfile.net को एक्सेस किया था, वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसके अंदर जो हिस्ट्री पूरी नज़र आ रही है, इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमें पोर्ट स्विगर भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे PS कंटेनर्स, ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, ये भी नज़र आ रही है। और इसके अलावा demo.testfile एक दो ही नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे फ़िल्टरिंग के ऊपर, ये जो पूरा एक बार आ रहा है फ़िल्टरिंग हाइडिंग CSS इमेज एंड जनरल बाइनरी कंटेंट, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे ना, फ़िल्टरिंग सेटिंग्स खुल जाएंगी। फ़िल्टर सेटिंग्स, इस फ़िल्टर सेटिंग्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स करके इसको जब अप्लाई करेंगे तो जो स्कोप के अंदर होगा वही शो होगा। अब स्कोप के अंदर कैसे डालना है, जाएंगे टारगेट के अंदर, और टारगेट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये सारे जो हमने वेबसाइट्स एक्सेस करी हैं वो सारी टारगेट में आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे उनका साइट मैप आ रहा होता है पूरा। तो हमने क्या करना है, डेमो वाले पे राइट क्लिक करना है, इसको करना है ऐड टू स्कोप। जैसे इसको ऐड टू स्कोप करेंगे और इसको जस्ट हम येस कर देंगे। यस करने के बाद हम स्कोप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो आप टारगेट स्कोप के अंदर ये ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे demo.testfile.net हमारा स्कोप में ऐड हो चुका है। स्कोप क्या होता है, एक तरह का आपकी आप कह लो पर्सनल डायरी, आप समझ लें एक पर्सनल डायरी है आपकी, और उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें ऐड कर दी कि बस अब यही चीज़ें मैं देखूंगा, इसके अलावा कुछ और नहीं देखूंगा। तो इसी तरीके से होता है स्कोप। तो हम दोबारा प्रॉक्सी में जाएंगे। प्रॉक्सी में जाने के बाद मैंने जब यहाँ पे शो ओनली इन स्कोप आइटम्स किया, अप्लाई किया, तो स्कोप के अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करी थी, हमने ऐड किया था demo.testfile.net। तो यहाँ पे हमें वही शो हो रहा है। ठीक है, उसकी सारी हिस्ट्री हमें शो हो सकती है, हो रही होगी यहाँ पे, सही है। अब स्कोप के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, हो सकता है किसी वेबसाइट के 4 से 5 सब डोमेन्स हों, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट वेराइटी और डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। पूरा टूल इतना बड़ा इतना बड़ा टूल है, इसको पूरा पढ़ना एक जो है बहुत 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 उसमें टाइम कंज्यूमिंग काम है। मैं आपको बेसिक बेसिक सारी चीज़ें इसकी सिखा दूंगा कि आपको बस यूज़ करना आ जाए और आपको ये पता चल जाए किस चीज़ से क्या हो रहा है, ताकि आप अपनी फिर फर्दर रिसर्चिंग से इसको और सीख सकें। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, हमने इसको स्कोप में डाल दिया, और अब हमें यहाँ पे सिर्फ यही नज़र आ रहा है। अगर हम इसको टिक हटा देंगे शो ओनली स्कोप आइटम से और इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इतना सारा जंक ट्रैफिक बिला वजह का नज़र आ रहा है हमें। इसका हमें कोई काम नहीं, क्योंकि हम जिस वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं वो है वही जो स्कोप के अंदर हमने ऐड करी demo.testfy.net। ठीक है, तो अब हम किसी एक पे भी जब क्लिक करेंगे ना, हमने क्लिक किया demo.testfy.net, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे एक विंडो ओपन हो गई जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट नज़र आ रही है कि ये वाली जो नंबर 2 वाली है इसके अंदर ये पूरी रिक्वेस्ट गई है और ये इसका पूरा रिस्पांस आया है। अब रिस्पांस के अंदर आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि रिस्पांस कोड्स होते हैं, स्टेटस कोड्स होते हैं, कि जो सर्वर हमें बता रहा होता है कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, या उस कोड को देख के हमारा ब्राउज़र ये हम समझ जाते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है सर्वर हमें। तो यहाँ पे क्या मेंशन हुआ हुआ है, 200 ओके। 200 ओके का क्या मतलब होता है कि सक्सेसफुल है, जो हमने मांगा था वो मिल चुका है, और एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, 200 ओके का ये मतलब होता है। तो HTTP 1.1 और 200 ओके हमें स्टेटस कोड रिसीव हुआ, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टेटस कोड, इधर भी मेंशन हुआ हुआ है ऊपर। इधर अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटस कोड की पूरी लाइन यहाँ पे मेंशन हुई है, 200 जो स्टेटस कोड्स आया वो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है।
तो हम किधर थे, इधर थे, और यहाँ पे हमें जो है 200 ओके स्टेटस कोड रिसीव हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक इधर भी कुछ रिस्पॉन्स हेडर आए हैं, इनको कहते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स। जो रिस्पॉन्स में हेडर्स आ रहे हैं उसको कहेंगे रिस्पॉन्स हेडर्स, और जो रिक्वेस्ट में हेडर्स जा रहे हैं उसको कहेंगे हम रिक्वेस्ट हेडर्स। अब राइट साइड पे एक इंस्पेक्टर का एक सेक्शन आ रहा है, उसके अंदर रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स मतलब मेथड ये है, पाथ ये है। रिक्वेस्ट कुकीज़, रिक्वेस्ट में हमारे पास ये कुकी गई है। उसके अलावा रिस्पॉन्स में आप देखें एक हेडर आया सेट कुकी के नाम से। अब सेट कुकी नाम से जो हेडर आया उसमें इसने जो है एक कुकी सेट करी हमारे ब्राउज़र के ऊपर, या हमारे जो ब्राउज़र के ऊपर कुकीज़ स्टोर होती हैं वहाँ पे उसने एक कुकी स्टोर करी ला के। ये किसने भेजी है, सर्वर ने, ताकि सर्वर आपको पहचान पाए आप कौन है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर यहाँ पे सारे रिक्वेस्ट हेडर्स आ रहे हैं, और रिस्पॉन्स हेडर्स को खोलेंगे तो यहाँ पे सारे रिस्पॉन्स हेडर्स आ रहे हैं। रिस्पॉन्स हेडर्स में और कौन कौन से हैं, कंटेंट टाइप है। कंटेंट टाइप कौन सी कंटेंट टाइप, जो कि रिस्पॉन्स में ये चीज़ भेजी है सर्वर ने। अच्छा, रिस्पॉन्स के अंदर एक और चीज़ भी होती है जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्स बॉडी। रिस्पॉन्स बॉडी किसको कहा जाता है, रिस्पॉन्स बॉडी पता है इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लाइन नंबर 20 से रिस्पॉन्स बॉडी स्टार्ट हो रही है, और ये पूरी जा रही है नीचे तक। अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये पूरी जा रही है हमारे पास, ये पूरी रिस्पॉन्स बॉडी चल रही है, और ये पूरी गई है लाइन नंबर 186 तक। तो हेडर्स के बाद से जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है वो होती है हमारे पास रिस्पॉन्स बॉडी। ये होते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स, ये होता है रिस्पॉन्स कोड या स्टेटस कोड, और ये इसके नीचे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये होती है रिस्पॉन्स बॉडी। कि मतलब रिस्पॉन्स बॉडी में क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिस्पॉन्स बॉडी। इसके अलावा हम जो कंटेंट टाइप के अंदर, जो कंटेंट की टाइप मतलब रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, हमारे रिस्पॉन्स में जो बॉडी के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसकी जो टाइप है वो हमारे ब्राउज़र को सर्वर बताना चाह रहा है इस हेडर के ज़रिए, वो है टेक्स्ट HTML करेक्टर सेट ISO 88591। ये एक स्टैंडर्ड होता है करेक्टर सेट का। मतलब इसके अंदर HTML का पूरा ये पेज इसने भेजा है, जो हमें पेज हमने एक्सेस किया था इसके अंदर, ये वाला पूरा पेज इसने भेजा है हमें उससे रिस्पॉन्स के अंदर, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कनेक्शन आप ये देख सकते हैं, कनेक्शन इसने क्लोज भेज दिया। कभी कभी यहाँ पे आता है कीप अलाइव। ठीक है, कीप अलाइव में क्या होता है, जो सर्वर होता है वो आपकी रिक्वेस्ट का इंतज़ार करता रहता है कि जो मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ इसके बाद एक दोबारा रिक्वेस्ट आएगी। वो आप आगे जब फर्दर चीज़ें सीखते रहेंगे तो आपको वो मिलेगा और नज़र भी आएगा कहीं पे, कीप अलाइव कभी कभी आता है इधर। तो वो क्यों आता है, वो सर्वर जो होता है कनेक्शन क्लोज नहीं करता, कनेक्शन ओपन रखता है इस रिक्वेस्ट का जो यहाँ पे गई है। ठीक है। उसके अलावा कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ क्या होती है, कंटेंट लेंथ सिंपली जो आपका नीचे डाटा है इसकी लेंथ है। कितने करेक्टर्स हैं इसके अंदर करेक्टर्स हैं 9369 करेक्टर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हर करेक्टर होता है, ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे करेक्टर्स हैं। एंड ये पूरे करेक्टर्स की जो कंटेंट लेंथ है पूरी हमारी बन रही है, वो बन रही है 9369 करेक्टर्स की। ये होती है कंटेंट लेंथ। इसके अलावा अगर हम रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली रॉ फॉर्म में हमें नज़र आएगा। इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको फ़र्क नज़र आएगा। हम रॉ पे क्लिक किया तो ऐसा है, प्रिटी पे क्लिक करूँगा तो ये जो है कुछ खूबसूरती के तौर पे हमें दिखा देगा। जैसे VS कोड में नहीं होता, राइट क्लिक करके हम उसको कर देते हैं कि फॉर्मेट या ब्यूटीफाई कर देते हैं तो वो ब्यूटीफुली यहाँ पे आ जाता है, खूबसूरती से यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन के अंदर पूरा चिपका देगा कोनों से, और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। हैग्स के अंदर क्या होता है, हैग्स के अंदर आपको इस तरीके से डाटा नज़र आ रहा होता है सारा इनकोडेड वर्जन के अंदर। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको यहाँ पे। रेंडर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज जिसका कोड आपको यहाँ नज़र आ रहा था उसको रेंडर कर देगा। रेंडर का मतलब क्या होता है कि अब जब सर्वर की तरफ से इस रिस्पॉन्स के अंदर ये कोड आया तो ये कोड हमारे ब्राउज़र को मिलता है, और ब्राउज़र इस पूरे कोड को रेंडर करता है, मतलब एग्जीक्यूट करके उसको हमें दिखा देता है कुछ इस फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म के अंदर फ़िलहाल अभी हमें नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं रेंडरिंग सिंपली। ठीक है, तो रेंडर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरा पेज इस तरह से दिखा देगा जैसे हमें ब्राउज़र पर नज़र आ रहा है। इस पूरे कोड को, ये जो कोड है रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर जो कोड आया है इसको रेंडर करके ये हमें पूरा पेज सिंपली इस तरीके से दिखा देगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। पहला आता है हमारा होस्ट, मतलब हमारा जो होस्ट हेडर है उसके अंदर जो होस्ट लिखा हुआ है वो ये है। मेथड जो है रिक्वेस्ट मेथड या HTTP मेथड वो ये है। जो URL है वो सिर्फ स्लैश है। पैरामीटर्स इसमें कोई भी नहीं है, एडिटेड हमने नहीं किया। रिस्पॉन्स कोड शो हो रहा है।
लेंथ ये वही है, कंटेंट लेंथ जो हमें शो हो रही थी ये वही चीज़ है, कंटेंट लेंथ, ठीक है। ये MIME टाइप है, मतलब HTML के अंदर हमें इसका रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, ठीक है। एक्सटेंशन कोई भी नहीं है। टाइटल, टाइटल क्या है? टाइटल सिंपली हमारा जो है इस पेज का जो यहाँ पे टाइटल नज़र आ रही है, जो आपको टैब के ऊपर नज़र आ रहा होता है, या अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे इसको और इंस्पेक्टर में टाइटल वाले टैब टैग के अंदर टाइटल लिखा हुआ होता है। अगर हम जाते हैं हेड के अंदर, आई थिंक इधर ही कहीं होता है, पता नहीं किधर होता है, TITLE अगर सर्च करें, सॉरी, टाइटल अगर हम सर्च करेंगे, ये देखें टाइटल आ रहा है हेड के अंदर, ये अल्टोरो म्यूचुअल जो लिखा हुआ है ये इसका टाइटल है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है अल्टोरो म्यूचुअल, ठीक है। तो ये इसका जो है टाइटल है। कमेंट कुछ भी नहीं है, टेलएस भी नहीं है, आईपी इसकी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम उठा के इधर भी लेके आ सकते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, पैरामीटर्स को आगे ले जाते हैं, एडिट को भी आगे ले जाते हैं, और इसके अलावा कुकीज़ को इधर आगे लेके आ जाते हैं। अच्छा, हम क्या कह रहे थे? आईपी, ये जो इस डोमेन की कनेक्टेड आईपी है ना, जो इस डोमेन की आईपी है वो ये है, ये दिखा रहा है यहाँ पे हमें कि इसकी आईपी है 65.61.137.117। ये इसकी आईपी आपको पता चल गई। अब आईपी इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है बिकॉज आईपी से भी हमें डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं, आईपी के रेंजेस निकाल सकते हैं, एन मैप से स्कैन कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। शोडान एक वेबसाइट है, मैं उसको दिखाऊंगा, उसके ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं। इस आईपी से सिर्फ हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपनी टारगेट की फॉर फर्दर एक्सप्लॉयटेशन। कुकीज़ के अंदर, कुकीज़ कॉलम के अंदर हमें कुकीज़ दिख रही हैं, जो कुकीज़ हमें मिली हैं। कमेंट के अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा क्या है? टाइम है, और लिसनर पोर्ट 8080 पोर्ट के ऊपर हम इस साइट ट्रैफिक को लिसन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो ये होता है हमारा सारा प्रॉक्सी टैब के अंदर। इंटरसेप्ट बता दिया मैंने, HTTP हिस्ट्री, वेब सॉकेट्स हिस्ट्री। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं? वेब सॉकेट्स के बारे में मुझे इतना डीप आइडिया तो नहीं है, लेकिन वेब सॉकेट्स एक चीज़ होती है, आई थिंक वेबसाइट्स को आपस में बात करवाने के लिए, बगैर रिक्वेस्ट के अगर बात करनी हो तो आई थिंक ये वही चीज़ होती है। एक पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज है, एक जा रहा है वेब सॉकेट्स का। किसके पास जा रहा है ये मैसेज? ये जा रहा है पुश डॉट सर्विसेज डॉट मोजिला। इसका तो फिलहाल हमें कोई काम नहीं है वेब सॉकेट्स का, तो इसके अंदर सारी वेब सॉकेट्स की हिस्ट्री आ रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वेब सॉकेट्स हैं ये इस इंटरसेप्ट के अंदर कैप्चर ना हो, क्योंकि कभी कभी जब मैं टेस्टिंग कर रहा होता हूँ रिक्वेस्टों के बीच में ये वेब सॉकेट्स बिला वजह तंग कर रहे होते हैं, बिला वजह बीच बीच में आ रहे होते हैं, और कई कई आ रहे होते हैं, 10 10 15 15 एक साथ आ रहे होते हैं, तो मुझे बार बार फॉरवर्ड 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 करते रहना पड़ता है। तो आप सिंपली प्रॉक्सी सेटिंग्स के अंदर जाइए, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, और यहाँ पे वेब सॉकेट इंटरसेप्शन रूल्स के अंदर ये दोनों ऑन हुए हैं, तो इसको आप ऑफ कर दें, मतलब टिक हटा दें। ये क्या लिखा हुआ है? इंटरसेप्ट क्लाइंट टू सर्वर, इसको भी हटा दें, और इंटरसेप्ट सर्वर टू क्लाइंट इसको भी हटा दें, ठीक है। ये मैसेजेस जा रहे होते हैं वेब सॉकेट्स में, इसको हटा दें आप, ठीक है, तो फिर वो कैप्चर नहीं होंगे, आपको तंग नहीं करेंगे ब्लाउज। तो ये हमारा हो गया प्रॉक्सी टैब कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने टारगेट टैब के अंदर। टारगेट टैब के अंदर हमारा बेसिकली टारगेट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही होती है, कि हम जितनी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं या विज़िट करते हैं अपनी इस बर्ब की प्रॉक्सी लगाने के बाद, वो सारी यहाँ पे आ रही होती हैं। अब यहाँ पे देखें, फ़िलहाल यहाँ पे जो है विकीपीडिया की वेबसाइट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे विकीपीडिया नहीं है इस लिस्ट के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं विकीपीडिया एक्सेस करूँगा, wikipedia.org, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही विकीपीडिया को एक्सेस किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, ये देखें wikipedia.org का एक यहाँ पे एक आप कह सकते हैं लिस्ट के अंदर ये ऐड हो चुका है wikipedia.org। तो जिन जिन साइट्स को हम विजिट करते रहते हैं अपने बर्ब स्वीट से, वो सारी यहाँ पे ऐड होती रहती हैं। और ऐड होने के बाद यहाँ पे बेसिकली उसका पूरा साइट मैप आ जाता है। जितना आप उस वेबसाइट को क्रॉल करते रहोगे, क्रॉल का मतलब क्या होता है कि अब वेबसाइट मैंने खोली, अब मैं इसको क्रॉल करना स्टार्ट करता हूँ। क्रॉल कैसे करूँगा? मैं कॉमन्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है, कॉमन्स के ऊपर जाऊँगा। अब मैं वेबसाइट को क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, वेलकम पे, थोड़ा नीचे जाऊँगा, इसको थोड़ा बहुत पढ़ूँगा, मैं जाऊँगा विक्टोरिया, ये तो किसी और वेबसाइट पे चला गया मैं, खैर। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको पूरा देखूँगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ सर्च करूँगा। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम, साइबर थ्रेड्स सर्च कर लिया मैंने यहाँ पे, तो सर्च होने देते हैं। तो ये फ़िलहाल पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा हूँ मैं। क्रॉल कैसे कर रहा हूँ? हर फंक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, हर चीज़ को देख रहा हूँ, एंड ईच एंड एवरीथिंग को मैं विजिट कर रहा हूँ। इसको कहते हैं सिंपली क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग से पहले हमारा जो साइट मैप था वो छोटा था, और अब बड़ा हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पोर्टल वगैरह और इतनी सारी विकीपीडिया ऑर्ग एसेट्स इमेजेस JS
एंड इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। जितना ज़्यादा आप विजिट करते रहोगे उतना ज़्यादा ये, जितना ज़्यादा आप क्रॉल करते रहोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आती रहेंगी। अब यहाँ पे देखो कॉमन्स पे मैं गया था, कॉमन्स की इतनी सारी चीज़ें आ गई। उसके अलावा यहाँ पे आएगा ई एंड विक्टोरिया, विकिशनरी पे गया था, ये भी आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे साथ एक मसला हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ demo.testfy.net की वेबसाइट नज़र आए, जिसको हम जिस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है आज की इस वीडियो के लिए, ठीक है। demo.testfy.net सिंपली आपने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे उसको शो करवाने के लिए, जो जिसको आपको शो करवाना है या जिसको आप चाहते हैं कि सिर्फ वही नज़र आए और कुछ नज़र ना आए, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ demo.testfy.net यहाँ नज़र आए। तो सिंपली इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हम इसको ऐड टू स्कोप कर देंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू स्कोप के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यस कर देंगे, तो ये स्कोप के अंदर ऐड हो जाएगा, सही है। स्कोप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखें ये ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से बाकी सबको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिल्टरिंग वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, और उसके बाद इसको कर देंगे अप्लाई। तो आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमने स्कोप में ऐड किया था सिर्फ वही यहाँ पे शो हो रहा है। अब वहाँ पे मैं स्कोप में एक और चीज़ ऐड करता हूँ, मैं वहाँ पे ऐड करता हूँ अपना पोर्ट्सवेगर, ठीक है। पोर्ट्सवेगर को राइट क्लिक करके ऐड टू स्कोप करूँगा और यहाँ से शो ओनली इन स्कोप आइटम्स को अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ पोर्ट्सवेगर और demo.testfy.net, जस्ट ये दो वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं, इसके अलावा कोई भी वेबसाइट यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमारा होता है टारगेट के अंदर साइट मैप वाला सब टैब। अब जिस वेबसाइट के ऊपर या जिस टारगेट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो उस टारगेट की सारी, सिर्फ उसी टारगेट की यहाँ पे सारी हिस्ट्री आपको नजर आ जाएगी, कितनी रिक्वेस्ट हैं, कौन सी रिस्पॉन्सेज हैं। किसी एक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट पूरी खोल देगा, यहाँ उसका पूरा रिस्पॉन्स खोल देगा, और इसके अलावा यहाँ पे पूरा हमारा इंस्पेक्टर खोल देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे राइट साइड में सिलेक्टेड टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ गया और डिकोडिंग का एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। डिकोडेड फ्रॉम यूआरएल डिकोड, ओके, ये कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है और यहाँ पे प्लस हट गया। ये होती है यूआरएल इनकोडिंग के अंदर, इस अगर स्पेस हो तो यूआरएल इनकोडिंग में प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये यूआरएल इनकोडिंग वगैरह होती है, इसको डिकोड वगैरह आप कर सकते हो। और इसके अलावा इशू डेफिनेशंस के अंदर अगर जाते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी वेबसाइट के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी मिली और आपको पता नहीं चल रहा कि उसकी मैं रिपोर्ट बनाते हुए क्या करूँ, ये बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ये वाला ऑप्शन या ये वाला सेक्शन हमें इस टूल का काम आता है। इसका नाम है इशू डेफिनेशंस। दिस लिस्टिंग कंटेन्स द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द इशूज़ दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय बर्प स्कैनर। मतलब कि बर्प सूट का जो ऑटोमेटेड स्कैनर है, जो कि बर्प सूट प्रोफेशनल वर्जन में आपको मिलता है, उससे जितनी वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट होती हैं उनके सारी यहाँ पे जो है पूरा आप कह सकते हैं इशू डेफिनेशंस, या पूरी रिक्वेस्ट, या पूरा आप कह सकते हैं कि इसको रिपोर्ट कह सकते हैं किसी एक खास वल्नरेबिलिटी की, ठीक है। पूरी इशू की डेफिनेशन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारे हैं। JWT प्राइवेट की डिस्क्लोजर है, इसके अलावा CSS, इसके अलावा क्रॉस साइट स्क्रिप्ट इंक्लूड, इसके अलावा यहाँ पे है SQL इंजेक्शन, OS कमांड इंजेक्शन, XPath, XML इंजेक्शन एंड TLS सर्टिफिकेट एंड डिफरेंट डिफरेंट। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है प्रॉक्सी सेटिंग्स का, यहाँ पे सारी प्रॉक्सी सेटिंग्स होती हैं। ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करेंगे इसमें, तब आपको जाके इसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स अच्छी तरीके से समझ आएंगी, और हर चीज़ के लिए डिफरेंट सेटिंग आपको करना भी तभी आ जाएंगी। तो हमारा प्रॉक्सी टैब हो गया, टारगेट टैब हो गया, और इसके अलावा डैशबोर्ड जो टैब है, इसको देख लेते हैं। डैशबोर्ड टैब में सिंपली क्या होता है, हमें टास्क्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। डैशबोर्ड टैब में ये 4 सेक्शंस हमारे पास बने हुए हैं। पहला जो सेक्शन है टास्क का है, कोई एक जो टास्क हमारा चल रहा होता है वो यहाँ पे आ रहा होता है। फिलहाल जो है कैप्चरिंग का एक टास्क ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे, लाइव पैसिव क्रॉल फ्रॉम प्रॉक्सी ऑल ट्रैफिक। मतलब प्रॉक्सी के अंदर हमारा जितना भी ट्रैफिक आ रहा है या जा रहा है, ऑल ट्रैफिक, स्कोप को हटा के, मतलब स्कोप के अलावा भी जितना ट्रैफिक है उस सबको ये पैसिवली क्रॉल कर रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से क्रॉल कर रहा है, लाइव पैसिव क्रॉल कर रहा है। और ये कितनी आइटम्स ऐड कर चुका है, 1355 आइटम्स साइट मैप में ऐड कर चुका है। ये चीज़ साइट मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ, साइट मैप में ऐड कर चुका है, ठीक है। और 436 रिस्पॉन्स प्रोसेस करे हैं इसने। और अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये जो है कैप्चरिंग बंद कर देगा, ये क्रॉल करना बंद कर देगा। तो इसको ऑन ही रखते हैं ज़्यादातर, इसको ऑन ही रखा जाता है। उसके बाद टास्क्स के नीचे एक सेक्शन है इवेंट लॉग्स, के अंदर बेसिकली जो आप अपने वेबसाइट के अंदर काम वगैरह कर रहे होते हैं, या इसके अलावा हमने एक प्रॉक्सी बनाई थी, और इसके अलावा अगर इसको खोलते हैं तो ये क्या है हमारे पास, डीबग किया था हमने, इवेंट डिटेल, ओके। हमने क्या किया था,
अपलोड इज़ यूजिंग HTTP 2। ये सब बेसिक बेसिक इसमें चीज़ें जो आप इसमें परफॉर्म कर रहे हो तो या जो साइट मैप में ऐड हो रहा है उसकी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर इवेंट्स लॉग मतलब इसके लॉग सारे जनरेट हो रहे होते हैं यहाँ पे लॉग्स। उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास दो सेक्शंस हैं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड या कनेक्टेड कह सकते हैं आप। हम किसी एक पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये जो सबसे ऊपर वाला है इशू एक्टिविटी प्रो वर्जन ओनली, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर इसको हम देखना चाहें तो एक मिनट, वहाँ चला गया ये। और इसके अलावा हमारा जो ये राइट साइड पे एक सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये है इशू एक्टिविटी। ये बेसिकली आपको बर्ब स्वीट प्रोफेशनल वर्जन के अंदर ये फंक्शनिंग वाला मिलता है। फ़िलहाल तो ये फंक्शन नहीं कर रहा है, ये जस्ट इन्होंने डमी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, ये सब डमी है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं vulnerable-website.com है, इसके पास SQL इंजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये सारी बेसिकली ये होता क्या है इशू एक्टिविटी। तो इसके अंदर वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ ये आपको बता रहा होता है जो कि बर्ब स्वीट प्रोफेशनल वर्जन के अंदर वो ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रैफिक आ रहा है या जो ट्रैफिक उसमें से गुजर रहा है, इसके अलावा ख़ुद भी वो वल्नरेबिलिटीज़ निकालने की कोशिश करता रहता है। और जो भी उसको वेबसाइट प्रोफेशनल के स्कैनर को जो वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी यहाँ पे लाके मेंशन कर देता है कि ये वल्नरेबिलिटी है, ये हाई है या ये मीडियम है या ये लो है। इसके अलावा सर्टेन, फिर्म एंड टेंटेटिव, ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सर्टेन का मतलब जो वल्नरेबिलिटी की श्योरिटी है वो है मैक्सिमम, और फर्म का मतलब होता है आपको उसको चेक करना पड़ेगा, हो सकती है 50-50 चांस है। और टेंटेटिव का मतलब लग रहा है कि वल्नरेबिलिटी नहीं है लेकिन शायद हो। ठीक है, तो ये इसकी 3 अलग अलग कैटेगरी या टाइप्स आप कह सकते हैं ये होती हैं। सर्टेन के अंदर ये सारी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी हैं। सर्टेन का मतलब क्या होता है, ये वल्नरेबिलिटी है और इसका जो कॉन्फिडेंस है वो सर्टेन है, मतलब ये 80% चांस है ये होगी, बाकी आपको फिर मैनुअल चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटेड स्कैनर कुछ इस तरह का इसका होता है, आप इसको चला भी सकते हैं। बर्ब प्रो के अंदर मिलता है वो, इस कम्युनिटी वाले में तो नहीं मिलता वो। और इसके अलावा हम जब किसी वल्नरेबिलिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट करें हम यहाँ पे क्लिक करते हैं SQL इंजेक्शन के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस नीचे वाले सेक्शन के अंदर हमें उस पूरी इशू की डेफिनेशन या आप कह लें कि एक छोटी सी रिपोर्ट हमें खोल के दिखा देता है, जिसके अंदर इशू लिखा हुआ है मतलब वल्नरेबिलिटी नेम है, उसकी सिवियरिटी है मतलब ये हाई है। इसके अंदर 3 होती हैं, हाई, लो, हाई, मीडियम, लो, और इसके अलावा चौथी भी होती है, वो होती है क्रिटिकल, वो हाई से भी ऊपर होती है। तो सबसे पहले होता है लो, मीडियम, हाई, और अगर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वल्नरेबिलिटी निकल गई कोई तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल लेवल पे, मतलब वो हाई से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है, होस्ट लिखा हुआ है, इसका पाथ, इशू एक्टिविटी मतलब क्या इशू है, उसकी जो जहाँ पे इशू वगैरह निकला है वो यहाँ पे बता रहा है, इशू बैकग्राउंड बता रहा है, इशू रेमिडिएशन मतलब उस इशू को आप किस तरीके से सही कर सकते हो। एंड इसके अलावा रेफरेंसेस एंड वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशंस, कुछ CVE सॉरी कुछ CVE नंबर्स यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, तो जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि ये वल्नरेबिलिटी है, ये उसके मसले मसाइल हैं, और जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड टैब कंप्लीट हो गया, टारगेट टैब कंप्लीट हो गया, प्रॉक्सी टैब कंप्लीट हो गया, ये सारे हमारे टैब्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं इंट्रूडर के अंदर। इंट्रूडर के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड अल्टोरो म्यूचुअल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद हम चलेंगे साइन इन के अंदर एंड लॉगिन पैनल हम यहाँ पे एक ढूंढेंगे। सही है, लॉगिन पैनल ढूंढने के बाद हम चलेंगे अपने वेब स्वीट के ऊपर और यहाँ पे इंटरसेप्ट को करेंगे ऑन, बिकॉज हमें इस लॉगिन पैनल को कैप्चर करना है। यहाँ पे हम यूज़र नेम के अंदर डाल देंगे एडमिन, पासवर्ड के अंदर डाल देंगे एडमिन और कर देंगे लॉगिन के ऊपर क्लिक। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली रिक्वेस्ट हमारी वेब स्वीट के अंदर आके कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, अब आपने सिंपली करना क्या है, अब ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये है पोस्ट रिक्वेस्ट, और इसका जो पाथ है या इसकी जो डायरेक्टरी है मतलब ये है do login/do login के अंदर है, और इसका जो होस्ट है वही होस्ट demo.testfile.net है।
इसके अलावा ओरिजिन मतलब ये जो आपको रिक्वेस्ट, ये सर्वर को बता रहे हैं ना हम कि इस रिक्वेस्ट के जो रिक्वेस्ट सर्वर तुम्हारे पास आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है demo.testfire.net से आ रही है, ठीक है। सिंपल। इसका जो रेफरर है वो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि login.jsp से ये रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, कुकी लिखी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे यूआईडी, पासवर्ड, मतलब यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, और इसके अलावा बटन सबमिट इक्वल्स टू लॉगिन। तो ये पूरी रिक्वेस्ट है और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, लॉगिन रिक्वेस्ट है एक। तो हमने सिंपली करना क्या है, राइट क्लिक करना है और हमें सेंड टू इंट्रूडर पे क्लिक करना है। इसके अलावा हम कंट्रोल प्रेस करके आई भी कर सकते हैं, फिर भी ये जो है इंट्रूडर के अंदर चला जाएगा। सो फिलहाल हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, हमें इसका कोई काम नहीं, हमने इंट्रूडर के अंदर इसको मंगवा लिया है रिक्वेस्ट को। तो ये जहाँ पे अब हमें हमारे पास ओपन हो चुका है इंट्रूडर टैब। इंट्रूडर टैब के अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। इसके अंदर 4 डिफरेंट टैब्स होते हैं। पहला है पोजीशंस, पेलोड्स, रिसोर्स पूल एंड सेटिंग्स। सबसे पहले हमारे पास आता है पेलोड्स। पेलोड्स के अंदर हमारे 4 टाइप्स ऑफ पेलोड्स होते हैं। अटैक टाइप, सॉरी अटैक टाइप यहाँ पे जो लिखा हुआ है, 4 तरह के अलग अलग अटैक टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्नाइपर। स्नाइपर क्या होता है, दिस अटैक यूजेस अ सिंगल सेट ऑफ पेलोड्स एंड वन और मोर पेलोड पोजीशंस। इट प्लेसेस ईच पेलोड इनटू अ फर्स्ट पोजीशन, देन ईच पेलोड इनटू द सेकंड पोजीशन एंड सो ऑन। स्नाइपर जो होता है ये एक तरह का अटैक टाइप है। इसको मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्नाइपर। स्नाइपर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कर देंगे क्लियर। क्यों क्लियर कर देंगे, बिकॉज ये देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट है ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब जो हम अपना पेलोड डाल के अगर फर्स्ट करें अटैक रन कर देंगे, तो जो अटैक में जो ब्रूट फोर्स हो रहा होगा ना, ब्रूट फोर्सिंग होती है इस इंट्रूडर से। ब्रूट फोर्सिंग क्या होती है, फर्ज करें आपका जो है, आपको अपने एक दोस्त का यूज़र नेम पता चल गया और आपको उसका पासवर्ड ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, एक पासवर्ड की लिस्ट बनाओगे, 10 मिलियन पासवर्ड्स जिसके अंदर होंगे। हो सकता है उसके अंदर से कोई आपके दोस्त ने पासवर्ड रखा हुआ हो। तो आप क्या करोगे, इस इंट्रूडर पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद उसका यूज़र नेम लिखोगे। यहाँ पे फर्स्ट करो आपके उसका यूज़र नेम है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या लिखें, जेम्स लिख देते हैं, ठीक है, जेम्स उसका यूज़र नेम है, जेम्स। और पासवर्ड की जगह हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो अब हमारा जो अटैक होगा इस पासवर्ड वाली जगह के ऊपर चलेगा। वो एक एक पासवर्ड यहाँ पे रख रख के टेस्ट करता रहेगा। इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर देंगे। तो अब इसी वजह से हमें इस पोस्ट के ऊपर से इसको हटाना है, बिकॉज हमें इसको यहाँ लगाना है, इसको एक ही जगह पे लगाना है। अगर इसको दोनों जगह पे लगा देंगे तो ये पोस्ट वाली हटा के यहाँ पे भी पासवर्ड रखना शुरू कर देगा। तो इसको हमने सबसे पहले क्लियर करना होता है, ठीक है, पूरा क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद इस पासवर्ड वाले को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो ये ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये एक पोजीशन ऐड हो गई है। और अब हम जो भी अपना लिस्ट लगाएंगे वो सारी जो ब्रूट फोर्स अटैक जो रन होगा वो इस जगह पे एक एक करके वो उस पेलोड की लिस्ट में चीज़ों को यहाँ पे रख रख के टेस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा पोजीशंस वाला, और इसके अंदर हमने फ़िलहाल स्नाइपर रखा है। अब चलते हैं हम पेलोड्स के ऊपर। पेलोड्स के ऊपर यहाँ पे पूरा एक अलग इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। पेलोड्स के अंदर होता है, पेलोड्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पेलोड्स सेट्स। पेलोड सेट हमारा 1 है। और सिंपल लिस्ट के अंदर हम कर देते हैं, यहाँ पे क्या करें, पासवर्ड नहीं है, यहाँ पे नंबर्स हैं। और तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं गिटहब के ऊपर, GITHUB गिटहब। गिटहब के ऊपर जाने के बाद वहाँ से काम करेंगे, एक पासवर्ड की लिस्ट उठा लेंगे। तो हम प्रॉक्सी के अंदर जाएंगे, ऑफ कर देंगे इंटरसेप्ट को, और गिटहब पासवर्ड लिस्ट हमने लिखा। और उसके बाद यहाँ पे देखें 10 मिलियन पासवर्ड लिस्ट, हमें तो कोई छोटी सी लिस्ट चाहिए। पासवर्ड लिस्ट 100 टॉप लिख देंगे। तो यहाँ पे टॉप 100 पासवर्ड, ये देखें टॉप 100 पासवर्ड्स आ गए हैं। अब इसको यहाँ से पूरी लिस्ट को हम करेंगे कॉपी। लिस्ट की तरह ये रही पासवर्ड लिस्ट डॉट TXT आ गया। इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास सारे पासवर्ड्स आ गए, ठीक है। ये कॉमन पासवर्ड जो लोग रखते रहते हैं। तो इसको यहाँ से सिंपली करेंगे कॉपी रॉ फाइल या कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे और जाएंगे दोबारा से बर्ब स्वीट के अंदर, इंट्रूडर के अंदर, पेलोड्स के अंदर। और ये जो हमारे पास आ रहा है पेलोड सेटिंग सिंपल लिस्ट, इसके अंदर हम इस पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा पूरी पासवर्ड की लिस्ट आप देख रहे हैं पेस्ट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक एक लिख के भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कैपिटल A के साथ एडमिन 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 डॉट
तो हो सकता है इस तरह का हो, तो इसको हमने ऐड कर दिया। ये कहाँ पे ऐड हो गया, ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया, एडमिन 1 2 3 4 5 6, ये ऐड हो गया यहाँ पे पासवर्ड। तो अब ये लिस्ट जो हो गई वो हमारी हो गई 101 लाइन्स की, बिकॉज हमने यहाँ पे अपना कस्टम ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो पेलोड काउंट है वो हो गया है 108। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट है ये 108 लाइन्स की हो गई है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो डुप्लीकेट्स हैं वो हटा दिए जाएँ। तो सिंपली इस डुप्लीकेट वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आप इस नंबर के ऊपर अपना ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। खैर, पेलोड काउंट हमारे पास 108 है, 108। जैसे डुप्लीकेट में मैंने क्लिक किया ये होगा 102। मतलब यहाँ पे छः छः पासवर्ड्स डुप्लीकेट थे इसके अंदर, ठीक है। जिससे हमारा क्या होता, बिला वजह टाइम ज़ाया होता। हो सकता है यहाँ पे 5-6 हज़ार डुप्लीकेट्स हों, तो उसको रिमूव कर देना ही बेहतर है, वरना हमारे 5-6 हज़ार बिला वजह एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट जाएंगी, जबकि पहले उस पासवर्ड की जा चुकी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा पेलोड प्रोसेसिंग, इसको फिलहाल रहने देते हैं। पेलोड इनकोडिंग, इसको भी टिक रखते हैं। और हम यहाँ पे स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे हमारा अटैक स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखें, आपको पेलोड नज़र आ रहे हैं, ये हर एक एक पासवर्ड रख के टेस्ट कर रहा है। अब आपने सिंपली क्या करना है, किसी भी एक उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट खोल देगा, और रिक्वेस्ट के अंदर हमने जो जगह सेलेक्ट करी थी उसी के अंदर इसने पासवर्ड रखा है। यहाँ पे इसने पासवर्ड क्या है, पब्लिश दिस लिस्ट प्लीज़, यहाँ पे लिखा पब्लिश दिस लिस्ट प्लीज़। रूट की जगह रूट पे जाएंगे, ये देखें इसने यहाँ पे रूट लिख दिया। और अगर हम करते हैं एडमिन, यहाँ पे इसने एडमिन लिख दिया, ठीक है। अगर हम जाते हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर, तो इसने यहाँ डिफ़ॉल्ट लिख दिया। तो ये जो हमने जगह सेलेक्ट करी थी ना, वहाँ पे हर पासवर्ड रख के चेक करेगा। ये सिस्टम रख दिया इसने यहाँ पे, और रूट रूट रख दिया यहाँ पे इसने। यहाँ पे लेट मी इन लिखा हुआ है, यहाँ पे लेट मी इन इसने पासवर्ड लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा अटैक अभी फ़िलहाल चल रहा है। अच्छा, ये जो बर्ब स्वीट कम्युनिटी वर्जन है, इसके अंदर अटैक थोड़ा स्लो चलता है। आप देख सकते हैं कितना स्लो स्लो अटैक चल रहा है। और बर्ब स्वीट जो प्रो होता है उसके अंदर अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। अगर उसके अंदर मैं 100 रिक्वेस्ट का जो फिलहाल मैंने अटैक चलाया चलाता, तो उसके अंदर ये आई थिंक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंदर ये पूरा रन होके कंप्लीट होके मुझे रिजल्ट मिल जाता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्टेटस कोड्स का एक नज़र आ रहा है ऑप्शन। इसके अंदर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेटस कोड्स के हिसाब से इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, एरर्स, टाइम आउट। और यहाँ पे जो लेंथ आ रहा है, ये बेसिकली आपकी रिस्पॉन्स लेंथ है, ठीक है। रिस्पॉन्स लेंथ है पूरी, ठीक है। अगर हम क्वेटी पे क्लिक करेंगे तो 126 आ रही है। अगर रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे ये 126 कैरेक्टर्स की इसकी पूरी रिस्पॉन्स लेंथ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिस्पॉन्स लेंथ जो आम रिस्पॉन्स लेंथ आ रही है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 126 एवरेज हमारी आ रही है, और तकरीबन हर रिक्वेस्ट पे यही आ रही है। अगर आपको यहाँ पे दिखती है 3000, 4000, अगर यहाँ पे दिखती है 800, यहाँ पे दिखती है 10,500, तो दैट मीन्स वो थोड़ी ऑड है, और उसको आपको देखना है कि क्या मसला है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपली इस लेंथ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एरो आ गया, और ये जो है हमें फ़िल्टर आउट कर देता है। जो कम लेंथ होती है वो ऊपर लेके आ जाता है, या जो ज़्यादा लेंथ होती है वो सबसे ऊपर ला के रख देता है, जिससे हमें फ़िल्टर आउट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये हमारा अटैक चल रहा है। पोजीशंस के अंदर जाके हम देख सकते हैं कि हमने एक स्नाइपर अटैक चलाया था। पोजीशन हमारी ये लगी हुई है यहाँ पे। पेलोड्स के अंदर ये हमारे सारे पेलोड्स हमने लगाए थे। रिसोर्स पूल के अंदर, इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। और इसके अलावा सेटिंग्स हमारी कुछ इस तरह की थी, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं यही सही होती हैं। तो हमारा अटैक रन हो गया। इसके रिजल्ट्स के अंदर जाते हैं, एंड यहाँ पे रिजल्ट्स में हम 200 ओके ढूंढते हैं, बिकॉज जो सक्सेसफुल लॉगिन रिक्वेस्ट होती है उसमें 200 ओके ही आ रहा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, इसका जो एडमिन है उसमें आ रही है 302, एंड यहाँ पे 302 में क्या आ रहा है, 302 फाउंड। मतलब ये जो है रीडायरेक्ट कर रहा है, क्या कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है, दोबारा से लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है हमें, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो स्टेटस कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे सारा 302 आ रहा है, मतलब सक्सेसफुल लॉगिन कोई भी नहीं हुआ हमारा सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। तो फिलहाल हम इस अटैक को यहाँ पे बंद कर देंगे, और हमें इसके रिजल्ट्स अच्छे कोई ख़ास नहीं मिले, तो इसको यहाँ पे हम कर देंगे डिस्कार्ड। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्कार्ड कर देते हैं, कोई काम नहीं है। जो काम होता है वो उसी वक्त उसको देख लिया जाता है और लिख लिया जाता है, वरना अगर इस तरह हर अटैक को आप सेव करते रहोगे तो डिस्क पे इतनी ज़्यादा जगह वो घेर लेगा आपकी डिस्क के ऊपर, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे हमारे पेलोड्स के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। पेलोड प्रोसेसिंग जो होता है, यू कैन डिफाइन रूल्स परफॉर्म प्रोसेसिंग टास्क ऑन ईच पेलोड बिफोर इट इज़ यूज। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रूल, डिफरेंट रूल्स आप कर सकते हैं। इनकोड अगर आप चाहते हैं तो हर पेलोड है वो बेस 64 में इनकोड होने के बाद अप्लाई हो, तो ये कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेस 64 किया और अब मैं स्टार्ट अटैक अगर करूँगा, स्टार्ट अटैक मैंने कर दिया है, खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो हर पासवर्ड जो है बेस 64 में इनकोड होके लग रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो हर पासवर्ड बेस 64 में इनकोड होके लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हो कि मैंने भी आज तक इसके पेलोड प्रोसेसिंग वाले टूल को या इस फंक्शन को यूज़ नहीं किया, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो। कितने सारे रूल्स हैं, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स, सब स्ट्रिंग, रिवर्स सब स्ट्रिंग, मॉडिफाई, डिकोड, इनकोड, हैश, ऐड ड्रॉप, पेलोड, स्किप, इफ, मैचेस, रिजेक्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं अपनी वर्किंग के अंदर, अपने जो काम है उसको इन्हांस करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होता है यहाँ पे, रिसोर्स पूल। रिसोर्स पूल के अंदर सिंपली होता क्या है, आप रिक्वेस्ट्स को मेंशन कर सकते हो कि कितने सेकंड्स के बाद कितनी रिक्वेस्टें जाएं, या कितने सेकंड के बाद हर रिक्वेस्ट जाए, या एक रिक्वेस्ट के बाद कितना वेट करना पड़े। यहाँ पे सब आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ होगा यूज़ एग्जिस्टिंग रिसोर्स पूल, तो आपने जाना है क्रिएट रिसोर्स पूल के ऊपर। यहाँ पे रिसोर्स पूल क्रिएट करेंगे हम 500 पर सेकंड। ठीक है, 500 पर सेकंड कर देंगे। मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंट रिक्वेस्ट को कर देंगे हम 500। डिले बिटवीन रिक्वेस्ट को हम कर देंगे, बल्कि इसको हटा देंगे, हमें डिले नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट भेजते रहना है फ़ौरन फ़ौरन। और जस्ट हम को जो है स्टार टैग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हमारा 500 पर सेकंड हो गया है, ऐड हो गया है। और इसको हम ओके करेंगे एंड अपने अटैक को अगर हम देखते हैं तो हमारा अटैक स्टार्ट हो रहा है और अब ये थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर आप बर्ब स्वीट प्रो यूज़ कर रहे होंगे ना तो उसके अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बर्ब स्वीट कम्युनिटी में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो इसको फिलहाल यहाँ पे हम बंद कर देंगे। और सो रिसोर्स पूल का सिर्फ यही काम होता है। अगर आप डिले चाहते हैं तो यहाँ पे विद रैंडम वेरिएशंस भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिले इन इंक्रीमेंट्स ऑफ, और फिक्स्ड भी कर सकते हैं। फिक्स्ड करना चाहते हैं 200 मिली सेकेंड्स के बाद जाए एक रिक्वेस्ट, तो ये सब कुछ आप इसके अंदर चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स है और डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं। एक सेटिंग्स के अंदर काम की होती है जो होती है यहाँ पे आ रही है ग्रैप एक्सट्रैक्ट की। जो ग्रैप एक्सट्रैक्ट नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सेज, ये ऑफ हुआ होगा, मतलब अनचेक हुआ होगा, अनटिक हुआ होगा। इसको इसको टिक करना है और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें जो है स्टार्ट आफ्टर एक्सप्रेशन एंड एट डिलीमीटर, बल्कि इसको कैंसिल करते हैं, आई थिंक ये वाला होता है सर्च रिस्पॉन्सेज इन द पेलोड, सॉरी ग्रैप मैच वाला हमें यूज़ करना है, ग्रैप एक्सट्रैक्ट वाला यूज़ नहीं करना। तो ग्रैप मैच के अंदर हमारे पास क्या है, फ्लैग रिजल्ट आइटम्स व्हेन रिस्पॉन्स मैचिंग दीज एक्सप्रेशंस। तो हमने सिंपली इसके ऊपर टिक करना है और ये जो बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं ना, तो इस लिस्ट को हमने क्लियर कर देना है। क्लियर करके यस करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिस भी रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास आए SUCCE FUL सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है, सक्सेसफुल लॉगिन लिखा हुआ आए, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो गया। अब जिस रिक्वेस्ट के अंदर ये लिखा हुआ आएगा उसको वो फ्लैग कर देगा और अलग से हमें वो दिखा देगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट अटैक करेंगे। अच्छा, ये रिसोर्स पूल ऑलरेडी इन यूज़ करेंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला चला के स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके कर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कमेंट के अंदर, बल्कि नहीं, ये हमारे पास आ रहा है सक्सेसफुल लॉगिन, ये हमारे पास एक सेपरेट कॉलम आ गया। अब जिसके अंदर भी ये सक्सेसफुल लॉगिन लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे हमें फ्लैग करके बता देगा, या उसको एक स्टैंड आउट करके हमें, इसको वैसे क्लिक करेंगे तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, पता चल जाएगा। हमें यहाँ पे छानबीन करने की और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कोई ऐसी रिक्वेस्ट ढूंढता हूँ जिसके अंदर हमें कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स में मिले। चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर एंड यहाँ पे हमारी डेमोडॉट टेस्ट फायर वाली वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, डू लॉगिन के ऊपर एंड साइन इन करते हैं। इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, एडमिन 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 है, डोंट सेव,
हाँ एडमिन एडमिन है। अब करते हैं साइन ऑफ। साइन ऑफ करने के बाद बल्कि एक मरतबा साइन इन पे जाते हैं। एडमिन क्या कह रहा है हमें, मस्ट एंटर वैलिड पासवर्ड। एडमिन एडमिन लिखा और हमने यहाँ पे जाने के बाद प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन करेंगे। इंटरसेप्ट ऑन करके हम यहाँ से क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर। ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक और जाएंगे डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भी कैप्चर करना है। पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद हमें इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। क्या हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इसका। ये आ गया इसका रिस्पॉन्स। ठीक है, 302 फाउंड। क्या चीज़ फाउंड हुई है, कुकी। हमारे पास कुकी सेट कर रहा है ये हमारे पास एक कुकी है। अब इस कुकी के अंदर हमारा लॉगिन पासवर्ड वगैरह है। तो और इसके अलावा लोकेशन ये दे रहा है। तो अब हम क्या चीज़ मैच करवा सकते हैं सक्सेसफुल लॉगिन रिक्वेस्ट में, सक्सेसफुल लॉगिन रिस्पॉन्स के अंदर ये चीज़ मैच करवा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन, क्योंकि ये हमें उस रिक्वेस्ट में नहीं दिख रहा था। HTTP हिस्ट्री में जाते हैं और यहाँ पे शो ओनली इन स्कोप आइटम्स करेंगे। सबसे पहले आइटम्स में जाने के टारगेट में जाके तो हम ऐड कर देंगे स्कोप के अंदर, यस कर देंगे। प्रॉक्सी में जाएंगे एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं करंट रिक्वेस्ट जो कि ये वाली है, अगर इसके हम चेक करें रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं लोकेशन के नाम से कुछ भी नहीं है, लेकिन रिस्पांस के अंदर ये आ रहा है। तो हम इस चीज़ को जो है मैच करवा सकते हैं। वो करते हैं राइट क्लिक करके कॉपी और इंटरसेप्ट के अंदर जाके इसको फॉरवर्ड कर देंगे एंड यहाँ पे हमारे पास लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से करेंगे साइन ऑफ एंड हम चलते हैं अब अपने इंट्रूडर के अंदर। इंट्रूडर में जाने के बाद सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे चलेंगे ग्रैप मैच के अंदर और इसको करेंगे क्लियर, यस। एंड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे स्लैश बैंक स्लैश मेन, मतलब लोकेशन के आगे जो लिखा हुआ था यहाँ पर वो हम चीज़ मैच करवा रहे हैं और इसको कर देंगे ऐड। अब जिस रिस्पॉन्स के अंदर ये चीज़ मैच होगी वो हमें वहाँ पे नज़र आ जाएगा। पोजीशंस के अंदर जाते हैं और इसका यूज़र नेम सेट कर देते हैं एडमिन का। पासवर्ड हम इस लिस्ट के अंदर एक पासवर्ड डालते हैं एडमिन। एडमिन ये डला हुआ है इसका पासवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट वगैरह जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट जो थी वो गई है यहाँ पे एडमिन एडमिन लॉगिन और इसका रिस्पांस क्या आया है 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस कोड जो मैंने आपको बताया था 500 स्टेटस कोड वो यहाँ पे आ गया है। और ये क्या मतलब है, सर्वर की तरफ से कोई एरर है, सर्वर का कोई मसला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सर्वर के पास कोई एरर है। द सर्वर इनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन दैट प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रिफरिंग द रिक्वेस्ट, मतलब हमने रिक्वेस्ट कोई ख़राब वगैरह भेज दी शायद ना, तो उसकी वजह से सर्वर की तरफ कोई एरर आया। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे फ़िल्टर आउट तो आई थिंक ये फ़िल्टर नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर ये चीज़ आ रही है। देख सकते हैं लोकेशन के अंदर ये चीज़ मैच मैच हो रही है। तो हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हम चलते हैं अपना को क्रॉस करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं एंड हम चलेंगे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद ग्रैप मैच, यहाँ पे हम जाएंगे केस सेंसिटिव मैचिंग कर देंगे। इसको एक्सक्लूड को हटा देंगे। हमने HTTP हेडर्स को हटा दिया था, वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ रिस्पॉन्स बॉडी में चेक कर रहा था चीज़ों। तो इसको हमने अनटिक कर दिया, एक्सक्लूड HTTP हेडर्स। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि HTTP हेडर्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको इस वाले सेक्शन से या इस तरह की फ़िल्ट्रेशन से हटा दो, बाहर कर दो। इसके अलावा और चीज़ें देखो फिर उसको फ़िल्टर करो। तो हमने एक्सक्लूड को हटा दिया, इंक्लूड HTTP हेडर्स कर दिया एक तरीके से। और अब हम जब स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैंक मेन JSP एंड यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया। 1 का मतलब बस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 में आ रहा है कि जो लेंथ है वो 126 बाकियों से अलग है, लेकिन स्टेटस कोड सेम आ रहा है। ठीक है, स्टेटस कोड हमारा सेम आ रहा है बिकॉज वो हमें रिडायरेक्ट कर रहा है एक लॉगिन पेज से एक होम पेज या मेन मेन डैशबोर्ड पेज के ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से यहाँ पे 302 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 लिखा हुआ आ रहा है विच मीन्स कि इसके अंदर वो चीज़ मैच हो रही है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक मेन डॉट GSP। ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स हेडर के अंदर आ रहा है और इसी वजह से वहाँ पे HTTP हेडर्स का जो एक ऑप्शन था हमने उसको जब ऑफ कर दिया तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कैप्चर हो गई है। पूरा अटैक चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पे अपना जो
आउटपुट था वो मिल चुका है कि हमें एक चीज़ को मैच करके यहाँ पे देखना था और वो हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने मैच करके यहाँ पे 1 1 आ रहा है। अब पूरी अगर आप फर्ज करें आपकी 10,000 20,000 50,000 1 मिलियन की लिस्ट होगी, और जब 1 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वो रन होके कंप्लीट होगी, तो आप हर रिजल्ट को देख नहीं सकते। आप इस तरह का उसके अंदर फ़िल्टरिंग लगाओगे, और फिल्टरिंग से आप जस्ट इन 1 क्लिक अपनी जो है फ़िल्टरिंग करके देख लोगे कि क्या चीज़ मेरे काम की है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं। तो इस सब को आप कर सकते हो आसानी से इस तरीके से अपना ग्रैप मैच के ज़रिए। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। हमने ग्रैप मैच के ज़रिए इस चीज़ को परफॉर्म किया। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस हैं, वो आप जो है अपनी रिसर्चिंग से आपको सीखनी पड़ेंगी। उसको अभी समझाने बैठूंगा तो पूरे कोर्स के अंदर सिर्फ बस स्वीट ही रह जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टार्ट करने के लिए, और एक जो बेसिक लेवल पे इंटरमीडिएट तक आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह वेब स्वीट की मैं सिखा दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टैब के अंदर। आई थिंक इंट्रूडर टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है, या हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने रिपीटर टैब के अंदर। रिपीटर टैब के अंदर क्या होता है? टू गेट स्टार्टेड सेंड अ रिक्वेस्ट टू रिपीटर फ्रॉम एनीवेयर इन अ बर्ब। रिपीटर से क्या होता है? मॉडिफाई एंड रीसेंड इंडिविजुअल रिक्वेस्ट टू टेस्ट हाउ द सर्वर रिस्पॉन्स चेंजेस बेस्ड ऑन योर इनपुट। मतलब हम अगर कोई रिक्वेस्ट यहाँ से भेजते हैं, और हम चलते हैं सबसे पहले प्रॉक्सी के अंदर। अच्छा, इसके काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है? हम इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे हेलो। हेलो सर्च किया हमने, यहाँ पे सर्च बार में मैंने लिखा है हेलो। तो थोड़ा सा इधर करते हैं, और इस सर्च बार के अंदर मैंने लिखा हेलो। गो पे क्लिक करूँगा, जैसे गो पे क्लिक करूँगा ये रिक्वेस्ट हमारे पास कैप्चर हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं? एक्शन में जाने के बाद सेंड टू रिपीटर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू रिपीटर कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल आर के ज़रिए भी रिपीटर में सेंड कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, और रिपीटर के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी वो रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये वाला इंस्पेक्टर सेक्शन जो है, इंस्पेक्टर का टैब, ये सेम टू सेम वही है जो कि मैंने आपको अपना प्रॉक्सी टैब के अंदर बताया था। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्पेक्टर आ रहा है, एंड इंट्रूडर में भी नहीं, इंट्रूडर में तो नहीं आ रहा था, रिपीटर में भी यही सेम इंस्पेक्टर आ रहा है, और इसके अलावा टारगेट में भी यही सेम इंस्पेक्टर आ रहा था। तो ये तो सेम चीज़ है। अब रिपीटर के अंदर हम करते क्या है? रिपीटर के अंदर हम एक रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करते हैं, और सिंगल एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक रिक्वेस्ट के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो होते हैं इसके 3 डिफरेंट लेआउट्स हैं। जो हमारा अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है वो कुछ इस तरीके से डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, जिसमें हमें बार बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब रिस्पांस देखना होगा तो हमें रिस्पांस वाले टैब पे स्विच करना पड़ेगा, एंड बार बार हमें क्लिक्स करने पड़ेंगे। तो मैं जो पसंद करता हूँ वो पसंद करता हूँ, सबसे पहले इंस्पेक्टर को बंद करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको जो है इस वाले पे सेलेक्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ़्ट साइड पे रिक्वेस्ट आ रही है, राइट साइड पे रिस्पांस नज़र आ रहा है। तो जस्ट हम एक मरतबा इस सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऊपर लेफ्ट साइड पे एक ऑरेंज कलर का बटन नज़र आ रहा होगा आपको, सेंड। तो सिंपली हम इस सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सर्वर का रिस्पांस आया, और रिस्पांस के अंदर क्या कह रहा है? 400 बैड रिक्वेस्ट। अब 400 की जो रेंज मैंने बताई थी वो मैंने आपको क्या बताई थी? मतलब क्लाइंट की तरफ कोई मसला है, क्लाइंट इशू है, ये क्लाइंट साइड प्रॉब्लम या क्लाइंट साइड एरर कहलाएगा। सही है, तो अब हमारी तरफ क्या मसला है कि हमने यहाँ पे कोई इनवैलिड चीज़ डाल दी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो और सेंड करेंगे, तो अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स आया, एंड इसके अंदर क्या चीज़ कह रहा है? F2 टू फोकस इसको। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखा जो कि एक सिंपल अल्फ़ा वर्ड है, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, तो इसके अंदर ये हमें कह रहा है 200 ओके, जो आपने मांगा है वो आपको सक्सेसफुली मिल चुका है। और इस पेज के ऊपर जो आया होगा वो सारा हेलो का रिजल्ट्स आया होगा, मतलब हेलो सर्च किया, हम रेंडर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हमें दिखने को मिल रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? नो सर्च रिजल्ट्स, नो रिजल्ट्स वर फाउंड फॉर द क्वेरी हेलो। मतलब जो हमने सर्च किया था हेलो, उसके हिसाब से उससे रिलेटेड हमें कोई भी सर्च रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, नथिंग इज़ फाउंड। तो ये चीज़ हम इसके साथ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ स्क्रिप्ट टैग कुछ इस तरीके से, आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद अभी, लेकिन आगे एक्सरसाइज जब मैं पढ़ाऊँगा उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो रिस्पॉन्स तो हमारे पास यहाँ पे शायद आया है, लेकिन रिस्पॉन्स में कुछ आया नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पे डाल के चेक करते हैं हम डबल कोट्स 1 2 एंड देन स्क्रिप्ट टैग। अब दोबारा सेंड करते हैं। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को इस तरीके से एडिट करके सेंड करने के लिए रिपीटर टैब को यूज़ किया जाता है। अब यही सेम काम जो मैं रिपीटर में कर रहा हूँ उसको करने का एक और भी तरीका है। वो क्या तरीका है, जो कि अगर आपको रिपीटर का नहीं पता होता तो आप उस तरीके से करते हैं। वो कैसे, प्रॉक्सी टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे। प्रॉक्सी टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ऑन करेंगे। इसको हम यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे हम इसके अंदर एडिटिंग करेंगे। फर्स्ट करें हमें यहाँ पे एडिट करके कुछ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमें लिखना होता हेलो हेलो सर्च फॉर, और फिर हम इसको करेंगे राइट क्लिक और उसके बाद हम करेंगे डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, और उसके बाद हम इसको करेंगे फॉरवर्ड। फिर हमें इसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। इसको हटा देते हैं। ये देखें ये वेब सॉकेट्स आ रहे हैं बिला वजह। अब दोबारा तो पहले वेब सॉकेट्स को भी हटा देते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं। सो इसका हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, फेल टू कनेक्ट टेस्टफाई.नेट। दोबारा से एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, और इसका कोई मसला हो गया आई थिंक, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। राइट क्लिक करते हैं, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, एंड ये देखें 200 ओके रिस्पॉन्स आया। ये हमें इसका दिखा है सारा, गिटहब का रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे। तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ रहा है, इंटरसेप्ट ऑन करना पड़ रहा है, राइट क्लिक करके डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू रिक्वायर्ड फॉरवर्ड, और फिर उसको फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, और फिर यहाँ से दोबारा इसको फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है यहाँ पे, बार बार हमें चीज़ें करनी पड़ रही हैं। इसीलिए हम यूज़ करते हैं रिपीटर को। रिपीटर में क्या होता है, सिंगल एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब इसको कैसे कैसे ला सकते हैं, हम यहाँ से अगर प्रॉक्सी में जाएँ, HTTP हिस्ट्री के अंदर जाएँ, हिस्ट्री के अंदर जाने के बाद यहाँ से इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, मतलब लॉगिन रिक्वेस्ट जो थी, उसकी हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो लॉगिन रिक्वेस्ट के ऊपर जस्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू रिपीटर, जैसे रिपीटर पे सेंड करेंगे तो यहाँ रिपीटर में ये टैब नंबर 2 में आ जाएगी। टैब नंबर 1 में हमारे पास कौन सी थी, ये क्वेरी वाली, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सर्च किया था हेलो, और इसको हम सेंड कर देंगे। यहाँ पे इसका राइट साइड पे रिस्पांस आ जाएगा। सिंपल एंड इजी, कोई मसला नहीं, आराम से एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को आप टेस्ट करो। और इसके बाद हमारे पास लॉगिन रिक्वेस्ट जो है, अगर हम यहाँ पे बटन लॉगिन को हटा के कर देते हैं लॉग आउट, और इसको अगर हम फॉरवर्ड सेंड करें तो फिर इसका देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग में हमें सब कुछ करके देखना होता है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के डिफरेंट पेलोड्स एंड डिफरेंट टेस्टिंग मेथड होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बर्ब स्वीट पूरा यूज़ करवाना सिखा रहा हूँ, ताकि जब आगे मैं इसके ज़रिए टेस्टिंग कर रहा हूँ तो आपको ये ना मसला हो कि भाई बर्ब स्वीट के ऊपर ये कैसे किया, ये कैसे किया। तब तक आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तब तक आप इसको यूज़ करना भी सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। बिकॉज आपको डेली आधे 1 घंटे मेरा कोर्स देखना है एंड 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइम मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसका रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या मसला हो गया भाई। तो खैर इसको रहने देते हैं। एनीवेज इसका रिस्पांस देखते हैं, इसका भी नहीं आ रहा। आई थिंक दोबारा उसको एक्सेस करना पड़ेगा हमें। तो ये होता है बेसिकली रिपीटर टैब। इसके अलावा सेटिंग्स में जाकर डिफरेंट इसकी सेटिंग्स हैं, इसको ना मैंने कभी यूज़ किया और ना इसकी इतनी ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें, ये आगे जाके आपको यूज़ करनी होंगी, और ये मैं अभी भी यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं जस्ट बेसिक लेवल पे अपनी टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, इसको मैं ब्राउज़र में भेजना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करें और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र इन ओरिजिनल सेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र कहाँ गया, ये रहा। और ब्राउज़र के जाएंगे, इसको पेस्ट करके एंटर करेंगे। बेसिकली कोई एरर आ रहा है, मैं तो रिपीटर टैब के अंदर हम कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट को भेज के और रियल टाइम के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट से उसकी मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। हमें बार बार प्रॉक्सी टैब के अंदर जाके, इंटरसेप्ट के अंदर जाके वो मैनुअल वर्क इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। सो दैट्स वाई हम रिपीटर टैब को यूज़ करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है। ये हो गया। उसके बाद एक आता है कोलैबोरेटर टैब। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि हमारे पास जो कम्युनिटी वर्जन है उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है, ये आपको बर्ब स्वीट प्रोफेशनल वर्जन के अंदर मिलेगा। तो इससे बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसे बग्स होते हैं, जैसे एक होता है SSRF बग होता है, ठीक है।
उसके अंदर क्या होता है, हमें एक लिंक जनरेट करके वो वर्ब कोलैबोरेटर बेसिकली एक लिंक बना के देता है। जब भी उस लिंक पे कोई क्वेरी करता है तो वो उसके बारे में हमें ये बता देता है कि इस पे ये क्वेरी करी है, और जिसने क्वेरी करी है वहाँ से वो क्वेरी आ जाती है। इसी वर्ब कोलैबोरेटर की मदद से कमांड एग्जीक्यूशन और इस तरह के भी क्रिटिकल लेवल के बग्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको फ़िलहाल नहीं पढ़ा सकता बिकॉज़ वो क्रैक में होता है, और क्रैक को भी करके मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज़ इस तरीके से खुलेआम में नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन यूट्यूब पे है, आप ढूंढ सकते हैं। एंड अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसके अलावा सीक्वेंसर टैब के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली सेंड रिक्वेस्ट हेयर फ्रॉम अदर टूल्स टू कॉन्फ़िगर अ लाइव कैप्चर, सेलेक्ट द रिक्वेस्ट टू यूज़ कॉन्फ़िगर द अदर ऑप्शंस बिलो, देन क्लिक स्टार्ट लाइव कैप्चर। इसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा और इसको मैं यूज़ भी नहीं करता। वास टॉप 10 जो टॉप वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वास टॉप 10 और इसके अलावा जो कुछ टॉप लेवल के बग्स होते हैं उनके अंदर इसका कोई काम नहीं होता। तो इसको फ़िलहाल मैं जो है इसको लीव करके हम चलते हैं अब अपने डीकोडर टैब के ऊपर। डीकोडर के अंदर हम क्या करते हैं, डीकोडर के अंदर हम किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर अगर हमें कोई टेक्स्ट नज़र आए या कुछ इनकोडेड वर्जन नज़र आए तो उसको हम यहाँ पे आके डीकोड कर सकते हैं। डीकोड एज प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं, यूआरएल डीकोड कर सकते हैं, एचटीएमएल डीकोड, एचटीएमएल डिकोडिंग, इसके अलावा base64 ASCII हैग्स ऑक्टल बाइनरी gzip। ये इसके अंदर कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें यहाँ पे सपोर्टेड हैं। इन चीज़ों की डिकोडिंग हम जो है बर्ब स्वीट के अंदर ही कर सकते हैं, इन्होंने एक बिल्ट इन डिकोडर दे दिया। इसके अलावा एक्सटेंशंस के अंदर एक इसका जो प्रो वर्जन का आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ ये 10 नहीं होते, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 50 60 100 के करीब, 100 80 होते हैं, 70 80 या 100 होते हैं। डिफरेंट टाइप की डिकोडिंग एंड इनकोडिंग उसके अंदर आप कर सकते हैं। वो कहलाता है डिकोडर प्लस प्लस या डिकोडर प्रो, शायद उसके नाम से आती है। वो आपको एंड में मैं बताऊंगा कि एक्सटेंशंस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रॉक्सी टैब के अंदर एंड यहाँ पे HTTP हिस्ट्री के अंदर किसी एक रिक्वेस्ट को हम देखते हैं जिसके अंदर हमें लग रहा हो कि ये डिकोडेड है या इनकोडेड है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाली जो कुकी है ये मुझे लग रहा है base64 है और URL इनकोड। तो मैं इसको करूँगा सिंपली, इसको करूँगा सेंड टू डिकोडर। डिकोडर करने के बाद सेलेक्ट करके मैंने सेंड टू डिकोडर किया, और इसके अलावा हम इसको यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी और डिकोडर में जाने के बाद Ctrl+V करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉपी हो गई हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रॉक्सी के अंदर राइट क्लिक करके इसको सिंपली करेंगे कॉपी, डिकोडर में जाने के बाद और यहाँ पे कर देंगे हम इसको पेस्ट। जब इसको पेस्ट करेंगे तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे स्मार्ट डिकोड का। तो स्मार्ट डिकोड काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये दो तरह की इनकोडिंग इस पर लगी हुई है। एक तो है इसके अंदर इनकोड डिकोड एज यूआरएल, तो ये क्या करेगा, यूआरएल डिकोड कर देगा। अब इसने डिकोड क्या किया, यहाँ पे जो हमारा प्लस लिखा हुआ था इसको उसने गैप के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये यूआरएल डिकोड हो गया। अब ये मुझे लग रहा है base64 है, तो उसको कोशिश करते हैं डिकोड एज base64 करने की, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये base64 के अंदर डिकोड हुआ हुआ था। अब ये जो टेक्स्ट निकल के आया ये आ गया प्लेन टेक्स्ट, और इसको हम पढ़ के समझ सकते हैं इसके अंदर क्या है। वो जो था वो उसका इनकोडेड वर्जन था और वो इनकोड हुआ था, उसको हम पढ़ के समझ नहीं सकते थे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अब ये जबकि यहाँ पे डिकोड हो गया तो इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं 800,000 कॉरपोरेट 1.E4 8000 MDF चेक IBM ID 1.0 E290। अभी ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ। खैर, हमने इसको क्या किया, इस वाले वर्जन के अंदर से जो हमने यहाँ पे लिखा था इसको फ़िलहाल करेंगे हम डिकोड एज URL एंड डिकोड एज base64। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास प्रॉक्सी के अंदर था कुछ इस तरह की ये चीज़ लिखी हुई थी, इसको हमने वहाँ डिकोडर में ले आके डिकोड भी कर दिया। डिकोड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आई। अब हम चाहते हैं इसको दोबारा से इनकोड कर दें, तो इनकोड एज base64 अगर करेंगे तो base64 में इस तरह इनकोड कर देगा। अगर इनकोड एज हैक्स करेंगे तो ये हैक्स इसकी वैल्यू बना देगा। हैक्स के अंदर इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इनकोड एज बाइनरी करेंगे तो ये देखें इसने इसका बाइनरी बना दिया है। इनकोड एज हमारे पास अगर हम करते हैं ऑक्टल तो ये इसने ऑक्टल बना दिया। ऑक्टल में भी कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। तो इनकोड एज हम इसको कर देते हैं HTML इनकोडिंग में देखें क्या इतना बड़ा बन गया इसका पूरा। ये इसकी HTML इनकोडिंग है। अगर इसको मैं करता हूँ कॉपी और पहले वाले में ले जाके इसको करूँ पेस्ट और इसको करूँ डिकोड एज HTML, तो ये देखें डिकोड हो गया। हमने HTML में इनकोड किया और डिकोड कर लिया।
तो इनकोडर तो डिकोडर टैब से जस्ट सिंपली इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का काम होता है। इसके अलावा हैश पे क्लिक करके आप इसके हैश वगैरह भी देख सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे हैश टाइप्स मेंशन हुई हुई हैं। MD5 है, MD2 है, डिफरेंट अलग अलग हैश टाइप्स हैं। आई थिंक यहाँ पे हैश की डिकोडिंग भी हो जाती है। ये एक नया फीचर इसके अंदर आया है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपेरर। कंपेरर जो होता है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। कभी कभी हमने फ़र्ज़ करें एक यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड किया, और हम एक काम करते हैं, प्रॉक्सी के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को पकड़ लेते हैं यहाँ से। इसको हम करेंगे यूज़, टर्न ऑफ कर देंगे एंड यहाँ पे करेंगे हम demo.testfy.net, राइट क्लिक, क्लोज मल्टीपल टैब्स, क्लोज। क्या आप कर दे रहे हैं? सिक्योर कनेक्शन फेल्ड। अच्छा, सिक्योर कनेक्शन फेल्ड है, HTTP से एक्सेस होगा ये। HTTP Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V एंटर। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम आते हैं अपने प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री के अंदर और इसको हम कर देते हैं शो ओनली को हटा देते हैं, चाहिए। हमें यहाँ से दो रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेज चाहिए। सबसे पहला ये वाला है, बल्कि नहीं, आई थिंक ये वाला सही है, ठीक है। इसको हम करते हैं राइट क्लिक और करते हैं सेंड टू कंपेरर। कंपेरर के अंदर भेजेंगे, और इसके अलावा इसके नीचे वाली ले लेंगे और राइट क्लिक करके सेंड टू कंपेरर दो भेजेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना। जब कंपेयर दो चीज़ों के दरमियान ही किया जाता है। अगर सिंगल चीज़ होती है तो उसको आप उसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें होंगी तभी उनको कंपेयर किया जाएगा। हमने दोनों को कंपेरर के अंदर सेंड किया। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हम दो रिक्वेस्टों को या दो रिस्पॉन्सेज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि इनका क्या रिस्पॉन्स आया है या इसमें क्या चेंजेस वगैरह हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है, बॉटम राइट साइड पे कंपेयर का। उसके अंदर वर्ड्स का एक ऑप्शन है। वर्ड्स के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को फुल स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ पे हमें जो है पूरा एक मिल गया है। इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से वर्ड्स जो हैं डिफरेंट हैं वो सारे दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ऑरेंज है, इसमें जो ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है इसका मतलब है मॉडिफाइड। वो चीज़ इन दोनों में मॉडिफाई की गई है या हुई हुई है। और जो ब्लू वाला है वो डिलीट हो गई है, इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है। लेफ़्ट साइड वाले में है और राइट साइड वाले में नहीं है। और इसके अलावा जो येलो कलर का है वो एडिड है। अब इसको हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं आगे तो ये राइट साइड वाला खुद नहीं हो रहा, हमें इसको करना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन होता है सिंक व्यूज़ का। तो जैसे ही हम सिंक व्यूज़ के ऊपर इसको टिक कर देंगे तो हम यहाँ से किसी को भी आगे बढ़ाएंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगी, ठीक है, दोनों स्क्रॉल होंगी। अभी जो यहाँ पे येलो वाला आ रहा है ये राइट साइड वाले में ऐड हुआ है लेकिन लेफ़्ट साइड वाले में ये नहीं था। इस तरीके से हम दो रिक्वेस्टों को या दो रिस्पॉन्सेज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमने एक जैसे रिपीटर में कोई रिक्वेस्ट है, हमने उसके अंदर अपना पेलोड डाला और उसका एक रिस्पॉन्स आया, लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर माइनर सी चेंजेस है और उसके अंदर हमें जो उसकी रिस्पॉन्स लेंथ है उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रही, और हमें देखना है कि क्या चेंज आया है। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम उस रिक्वेस्ट को भेजेंगे जिसमें जो पहला पेलोड था, और उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट को कंपेरर के अंदर भेज देंगे जिसमें दूसरा पेलोड था, और उन दोनों को यहाँ पे आके हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाया वर्ड्स कंपेयर करके, तो मतलब दोनों रिक्वेस्ट में कौन कौन से वर्ड चेंजिंग हैं या कौन कौन से वर्ड का जो है चेंज उसमें हुआ है, कौन सा ऐड हुआ है, उसको कंपेयर करके दिखाया। इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है बाइट्स को कंपेयर करने का। बाइट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हैग्स के अंदर ये हमें दिखाएगा जो बाइट्स हैं उनको कंपेयर करके, ये बाइट्स ऐड हुए हैं, ये बाइट्स इसमें जो डिलीट हुए हैं, और ये बाइट्स इसमें मॉडिफाई हुए हैं। तो कंपेरर का बस सिंपल सा यही काम होता है कि दो चीज़ों को या काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपस में हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लॉगर। लॉगर के अंदर बेसिकली लॉग्स बन रहे होते हैं सारे हमारे, और जो भी हम इसके अंदर वेबसूट के अंदर कर रहे होते हैं उसके सारे लॉग्स यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता नहीं हूँ एंड इसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा डीप नहीं पता, तो बस सिंपल सा ये है, इसके अंदर लॉग्स होते हैं सारे, और लॉग्स को आप यहाँ पे जो है फ़िल्टर भी कर सकते हैं, आईपी शो करे नहीं करे, कौन कौन सी चीज़ें शो करे, कौन सी चीज़ें शो शो ना करे, लॉगिंग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ़िल्टर्स वगैरह हैं डिफरेंट। अगर हम चाहते हैं कि स्कोप आइटम्स की ही लॉग्स देखें तो ये हमारे सारे स्कोप आइटम्स के लॉग्स शो हो रहे हैं हमें, ठीक है।
ये टूल हमने इंट्रूडर यूज़ किया, ये डिफरेंट टूल का यहाँ पे हमें बता रहा होगा। क्या हमने रिपीटर भी यूज़ किया था, आई थिंक रिपीटर का बताएगा ये। नीचे चलते हैं, ये देखें हमने रिपीटर यूज़ किया, टारगेट यूज़ किया। तो यहाँ पे आपके सारे जो है पूरी की पूरी लॉग बता रहे थे कि आपने एक ख़ास टारगेट पे क्या क्या परफॉर्म किया है अपने इस वर्क सूट को खोलने से लेके अब तक। ठीक है, अब जब इसको बंद करेंगे सारे लॉग्स क्लियर हो जाएंगे, फिर जब न्यू खोलेंगे तो न्यू लॉग्स आएंगे। वो अलग बात है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लें, बर्प स्वीट प्रोफेशनल वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये लॉग्स आपको बंद करने के बाद दोबारा खोलने पे भी मिल जाएंगे, बिकॉज आपने सेव कर दिया था उसको। ऑर्गेनाइज़र के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड शो ओनली स्कोप आइटम पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। अप्लाई करते हैं, और उसके अलावा एक यहाँ पे हमारे पास github.com का एक होस्ट है, इसकी रिक्वेस्ट वगैरह है। आई थिंक यहाँ से हमें इसको राइट क्लिक करके ऑर्गेनाइज़र में सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र टैब का बेसिकली यूजेज ये होता है कि हमने फ़र्ज़ करें प्रॉक्सी टैब के अंदर HTTP हिस्ट्री हम जो है विज़िट कर रहे हैं, एक मरतबा रिव्यू कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमें 5-6 ऐसी रिक्वेस्ट्स मिली जिनका हमें लगता है कि अगर हम इस रिक्वेस्ट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे या ख़ास इस रिक्वेस्ट को फर्दर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर वल्नरेबिलिटी निकल सकती है, या कोई ऐसी रिक्वेस्ट जिसको आप बाद में टेस्ट करना चाहते हो, तो एक तरीके से आप उसको बुक मार्क कर देंगे। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू ऑर्गेनाइज़र कर देंगे, तो ये ऑर्गेनाइज़र के अंदर सेंड होके इधर आ जाएगी, ये देख सकते हैं इधर आ गई। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम अपनी भेजें, जो हमारे स्कोप के अंदर है उसकी एक रिक्वेस्ट भेजें, लॉगिन रिक्वेस्ट। तो लॉगिन रिक्वेस्ट कहाँ पे है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये डू लॉगिन रिक्वेस्ट है। इसके अंदर आई थिंक यूज़र नेम पासवर्ड, ये आ गया यूज़र नेम पासवर्ड। हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू ऑर्गेनाइज़र, एंड ऑर्गेनाइज़र के अंदर यहाँ पे ये आ गई डेमो डॉट टेस्ट फाइल डॉट। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देख सकते हैं इसका, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसी का आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप नोट्स भी लिख सकते हैं, ये आई थिंक इनका एक न्यू अपडेट आई है, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। नोट्स इसमें जो है आप क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। इसके अलावा अब हम चलते हैं एक्सटेंशंस के अंदर। तो एक्सटेंशंस वाला जो पार्ट है इसको फ़िलहाल के लिए हम रहने देंगे, अगर मुझे टाइम मिला तो इसको आगे देख लिया जाएगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपका एक क्रोम ब्राउज़र है ना, उसका जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड जो यूजेज है वो डिफ़ॉल्ट जैसा है, आप वैसे उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेक, लेकिन लेकिन उस जो फंक्शनैलिटी आप यूज़ कर रहे हैं, आप जिस तरीके से उसको चला रहे हैं अपने ब्राउज़र को, उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए और उसके अंदर एडिशनल चीज़ों को ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके अंदर एक्सटेंशंस को ऐड करते हैं, या जिसको हम प्लगइन्स या एड ऑन्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक अपना ब्राउज़र खोलते हैं और इसके अंदर जैसे कि हमने अपना प्रॉक्सी ऐड किया एक एक्सटेंशन, ताकि हमें बार बार अपने ब्राउज़र के अंदर सेटिंग्स में जाके वो सारा अपना सर ना खपाना पड़े, यहाँ से इन जस्ट वन क्लिक हमारा जो है ये प्रॉक्सी चेंज हो जाए। तो इसी तरीके से बर्ब स्वीट की यूजेज को और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड उसके आउटकम्स को, उसके आउटपुट वगैरह को इन्हेंस करने के लिए और इसके यूजेज को बढ़ाने के लिए और अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुछ एडवांस चीज़ें करने के लिए जो कि बर्ब स्वीट के अंदर इट्स सेल्फ बिल्ट इन नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बर्ब स्वीट्स की एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं। सो अगर हम इंस्टॉल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो इंस्टॉल हुई होंगी वो आ जाएंगी। बी ऐप स्टोर, ये होता है हमारा बर्प स्वीट ऐप स्टोर। ठीक है, ऐप स्टोर के अंदर ये उसकी सारी एक्सटेंशंस गिवन हैं, ये पूरी उसकी लिस्ट है एक्सटेंशंस की। डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, 403 बाईपासर, एक्टिव स्कैन प्लस प्लस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना वो मुझे दिखाए, तो पॉपुलैरिटी पे क्लिक करेंगे तो ये जो लीस्ट पॉपुलर है ये दिखा देगा। एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है एक्टिव स्कैन प्लस प्लस। उसके बाद है हमारी जेसन वेब टोकन्स। उसके बाद है पैरम माइनर, मतलब पैरामीटर्स को माइन करता है ये। ऑथराइज, टर्बो इंट्रूडर। अब जो इंट्रूडर इसके अंदर है इसकी फंक्शनैलिटी एक लिमिटेड है। ठीक है, और जो अब एक किसी बंदे ने समझा, उसने सोचा कि यार हमारा जो इसके अंदर वेब स्वीट के अंदर इंट्रूडर है इसकी फंक्शनैलिटी वैसी नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो उसने क्या किया, एक टर्बो इंट्रूडर के नाम से इसकी एक्सटेंशन बना दी, जिसके अंदर ये इंट्रूडर टर्बो है, मतलब कि फ़ास्ट है, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है एंड कन्वीनियंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है अपनी यूजेज को, अपनी वर्किंग को इन्हेंस करने के लिए। इसके अलावा और यहाँ पे बहुत सारी हैं, बाईपास है, एक्सेस वैलिडेटर है, लॉगर प्लस प्लस है, एंड इसके अलावा जेसन डिकोडर है,
और CSRF टोकन ट्रैकर एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, डिटेक्शन डायनामिक JS, JQ, NTLM चैलेंज डिकोडर, बहुत सारी यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं। इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के लिए आपको एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है। एनवायरनमेंट्स क्या होता है? एनवायरनमेंट, ये जब एक्सटेंशन सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, अगर हम गए एक्सटेंशंस के अंदर और हमें जाना पड़ेगा दोबारा से फिर एक्सटेंशन सेटिंग्स के अंदर, जैसे उसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 एनवायरनमेंट मिल रहे हैं। सबसे पहला एनवायरनमेंट होता है हमारे पास जावा एनवायरनमेंट। अगर आपकी जो एक्सटेंशन है वो जावा के ऊपर रन हो रही है तो आपको यहाँ पे जावा की जार फाइल का पाथ देना पड़ेगा, मतलब उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके जावा की जो एक्सटेंशन होगी वो काम करेगी, वो रन होगी या वो वर्क करेगी, वरना वो वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, तो सेलेक्ट फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे जावा की एक जार फाइल होती है, उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा पाइथन की जो है इसके अंदर स्टैंडअलोन जाइथन, स्टैंडअलोन जार, और इसके अलावा फोल्डर फॉर लोडिंग मॉड्यूल्स, ये ऑप्शनल है। खैर, एक स्टैंडअलोन जाइथन की स्टैंडअलोन जार फाइल डाउनलोड करके वो यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ती है। और इसी तरीके से अगर आपको रूबी इन्वायरमेंट, मतलब रूबी लैंग्वेज के अंदर, रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरीके से पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है ना, वो है पाइथन एनवायरनमेंट, और इसके अंदर जाइथन स्टैंडअलोन जार फाइल एक हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तब जाके हमारी जो एक्सटेंशंस पाइथन के ऊपर लिखी गई हैं वो रन होती हैं। नंबर 3 के ऊपर हमारा आता है रूबी इन्वायरमेंट। अब रूबी जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इसी वजह से रूबी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस बनती हैं। पहले जब मैं वेबसूट को यूज़ करता था, मतलब कुछ सालों पहले, इसके अंदर सिर्फ जावा और पाइथन का ही ऑप्शन था, लेकिन अब रूबी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है, तो रूबी भी इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस अब रूबी लैंग्वेज के ऊपर भी बन रही हैं। तो उनको चलाने के लिए फिर हमने यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जे रूबी जार फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इसके अंदर ये सारी एक्सटेंशंस वर्क करेंगी। तो फ़िलहाल हमारा इसको एक्सटेंशंस का कोई ऐसा काम है नहीं, बगैर एक्सटेंशंस के भी अच्छा खासा इसके ऊपर काम हो जाता है, अगर आप बर्ब स्वीट प्रोफेशनल किसी तरीके से कर लेते हो अपने पीसी में। ठीक है, तो एक्सटेंशंस का सारा ये काम होता है, और उसको अच्छी तरीके से आप अपने वर्किंग को इन्हेंस कर सकते हैं। सबसे लास्ट आप हमारे पास आता है लर्न। लर्न का जो है इसके अंदर गेटिंग स्टार्टेड विद बर्ब सूट, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं स्टार्ट हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटरसेप्ट ट्रैफिक, HTTP ट्रैफिक विद बर्ब सूट। अब ये जो बर्ब सूट किसका, मैंने आपको बताया था पोर्ट्सवेगर का है, तो पोर्ट्सवेगर की वेबसाइट के ऊपर भी इसकी सारी यूजेज, सारे मैनुअल्स, ईच एंड एवरी वीडियो इनके अपने ओरिजिनल इनके अपने ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिससे आप और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं किधर, यहाँ पे। उसके बाद बर्ब स्वीट गाइडेड वीडियो टूर, वॉच टूर पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब पे एक वीडियो टूर खोल देगा आपके लिए, कि वो पूरा आपको बताएंगे, समझाएंगे कि बर्ब स्वीट क्या है, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं। एक पूरा टूर होता है, गाइडेड टूर, पूरे एप्लीकेशन को समझाने के लिए, ये चीज़ ये है, इससे ये होता है और यहाँ पे ये। ठीक है, इसके अलावा बर्ब स्वीट वीडियो ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फाइंड आउट मोर द एकेडमी, द वेब सिक्योरिटी एकेडमी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था बर्ब स्वीट किसका है, पोर्ट्सवेगर। अब पोर्ट्सवेगर जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको लर्निंग के लिए और सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे ही हमने उस पर लिंक पे क्लिक किया, उसको पकड़ के इधर ले आते हैं ना, तो जैसे ही हमने इस लिंक पे क्लिक किया स्टार्ट लर्निंग के ऊपर, वेब सिक्योरिटी एकेडमी के ऊपर, तो हमने हमें इसने यहाँ पे लाके इस लिंक पे लाके तो इसने हमारे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन कर दिया। गेटिंग स्टार्टेड विद द वेब सिक्योरिटी एकेडमी, फॉलो अवर बिगनर्स गाइड टू वेब सिक्योरिटी टू बूस्ट योर साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, वन वल्नरेबिलिटी एट अ टाइम। तो यहाँ पे एक प्रो टिप भी देना चाहता हूँ कि अगर आप वेबसाइट्स की पेन टेस्टिंग में आ रहे हैं एंड बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घर बैठ के पैसे कमाऊं, क्योंकि बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है, आपने हंटिंग करनी होती है रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स के ऊपर, बग्स यानी कि वल्नरेबिलिटीज़ निकालनी होती हैं। वो कैसे, वो वेबसाइट के ज़रिए निकलती हैं, डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स, वो हर वल्नरेबिलिटी का डिफरेंट मेथड एंड उसकी अप्रोच होती है। उस तरीके से वल्नरेबिलिटी निकाल के जब आप उसको रिपोर्ट करते हो, तो उस सूरत में आपको वो बाउंटी दी जाती है। बाउंटी कितनी हो सकती है, कम से कम 50-100 डॉलर होती है, और मैक्सिमम जो होती है 5000, 10,000, और इवन अभी कुछ दिनों पहले ही, अभी तकरीबन ये 48 आवर्स पहले ही एक बंदे को, हैकर वन के ऊपर, आपको यकीन नहीं आएगा,
$200,000 की बाउंटी रिसीव हुई है शॉपिफाई की तरफ से। मैं आपको हो सकता है थोड़ी देर में दिखा भी दूँ, या एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं hacker1.com, और ये वही यूज़र है जिसका मैं देख रहा था। एंड मैं आपको दिखाता हूँ शॉपिफाई की तरफ से। इसको ये देख सकते हैं आप, 200,000 मतलब 2 लाख USD। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 200,000 USD टू PKR, तो बनता है तकरीबन 55 मिलियन, 55.7 मिलियन, मतलब 5 करोड़ रुपए इसको मिले हैं अगर PKR में देखा जाए, सिर्फ शॉपिफाई की तरफ से एक वल्नरेबिलिटी निकालने पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वल्नरेबिलिटी निकाल के एंड इस तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं। कैसे निकालनी है वो आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। कौन सी वेबसाइट्स पे निकालनी है वो भी बताऊंगा। फिलहाल हम बर्ब स्वीट को सीख रहे हैं और हम थे वेब सिक्योरिटी एकेडमी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। अगर हम जाते हैं रीडिंग अवर लर्निंग मटेरियल्स, तो इसको न्यू टैब में खोलते हैं, तो इसकी बेसिकली पूरी एक वेब सिक्योरिटी एकेडमी है। इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं, लैब्स हैं एंड लर्निंग मटेरियल्स है। अगर एसक्यू इंजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा टॉपिक खोल के हमें दे देगा एसक्यू इंजेक्शन क्या है, और ये वीडियो भी है यहाँ पे, और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है क्या होता है सीक्वेंस इंजेक्शन, कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे इसकी एक लैब आ गई। जैसी लैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे और एक्सेस द लैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लैब ओपन हो जाएगी। उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे आपको हर वल्नरेबिलिटी की लैब मिल जाती है और इसके ऊपर टोटल 250 प्लस लैब्स हैं डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ की, जिसको आप सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ आता है कि रियल वर्ल्ड में वल्नरेबिलिटीज़ कैसे निकलती हैं, ताकि आप रियल वर्ल्ड में वेबसाइट्स के ऊपर जब बग हंटिंग कर रहे होंगे तो आपको वहाँ वल्नरेबिलिटीज़ मिलने के चांसेस बढ़ जाएँ। और एक और भी प्रोटेक्ट देना चाहूँगा, अगर आप बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, क्योंकि इसके ऊपर अपने फारिग टाइम में जितनी ज़्यादा वीडियोस देखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ज़्यादा आप चीज़ देखोगे वही आपके दिमाग में जाएगी, और जो ज़्यादा जिसके बारे में ज़्यादातर आप सोचते रहोगे फिर उसी की तरफ आपका जो है, आपकी एक तरीके से उसकी तरफ आपका लगाव भी होता है, फिर आपको दिल चाहता है वो चीज़ करने का, एंड फिर आपको वो चीज़ पसंद भी आने लगती है, और फिर वो आपको करने का दिल चाहता है, जिसकी वजह से आप अगर किसी चीज़ को करने का दिल चाहेगा तो आप उसके अंदर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम इनकी लर्निंग अकेडमी, जो इनकी वेब सिक्योरिटी अकेडमी, उसके ऊपर जाके पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, एंड रियल वर्ल्ड की जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, या एक डेमो साइट्स के ऊपर जो इसकी अपनी होती हैं। वर्ब स्वीट सपोर्ट सेंटर भी है, और इसके अलावा वर्ब स्वीट ट्विटर, फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे इनका ट्विटर अकाउंट खुल जाएगा। और इसके अलावा आप इस लर्न वाले टैब को हाइड भी कर सकते हैं। हाइड दिस टैब के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या कह रहा है, यू कैन टर्न दिस टैब ऑन अगेन फ्रॉम सेटिंग्स अंडर यूजर इंटरफेस एंड डिस्प्ले। ओके करेंगे, अब यहाँ से वो हट गया। इसको दोबारा कैसे लाना है, सेटिंग्स में जाएंगे, यूज़र इंटरफेस, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद शो द लर्न टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा बर्ब स्वीट। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, कुछ इसकी कस्टमाइजेशन के हवाले से। डार्क मोड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डार्क मोड में भी कर सकते हैं। मैं वैसे डार्क मोड में यूज़ करता हूँ क्योंकि बिकॉज इसके अंदर जो है आंखों पे ज़ोर कम पड़ता है और वाइट में बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने उसको वाइट रखा बिकॉज वाइट में दिखती चीज़ें बिल्कुल सही हैं। एंड इसके अलावा एक्सटेंशंस का यहाँ पे ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी है, एंड यूज़र इंटरफेस के अंदर हॉट कीज़ जो होती हैं वो सारी आप कह लें कि शॉर्टकट कीज़ जिसे कहते हैं वो सारी हैं। यहाँ पे आप हर चीज़ की डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं, अगर आप डिकोडर पे जाना चाहते हैं, मतलब तरीके से हम यहाँ पे प्रॉक्सी के ऊपर हैं तो हमें डिकोडर पे जाना है, माउस को हाथ नहीं लगाना, कीबोर्ड से ही जाना है। वैसे तो हमें क्लिक करना पड़ेगा डिकोडर पे फिर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्विच टू डिकोडर पे इसको करें ऐड हॉट की, ये बेसिकली मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, कैंसिल, इसको राइट क्लिक करेंगे ऐड हॉट की, और यहाँ पे हॉट की प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट डी अगर कर दें, क्या करें, स्विच टू हॉट कीज ऑलरेडी गिवन, अच्छा कंट्रोल डी कर देते हैं, डिलीट है तो कंट्रोल ऑल्ट डी कर देते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, कंट्रोल, काम करते हैं कंट्रोल क्यू कर दें, अगर चलो डी कोडर का हो गया, कंट्रोल क्यू अप्लाई करते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे हैं डैशबोर्ड टैब के अंदर। सबसे पहले इसको वाइट कर देते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना हो डार्क, तो इसको वाइट ही रखते हैं क्योंकि वाइट एक स्टैंडर्ड है और वाइट पे ही सब यूज़ कर रहे होते हैं। सो अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड के ऊपर हमने क्या सेट करी थी, कंट्रोल क्यू, तो जैसे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे हम आ गए डिकोडर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी शॉर्टकट कीज़ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिससे आपका काम थोड़ा आसान होगा, थोड़ी फास्टली आप काम कर पाएंगे अपना सारा। और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ वगैरह हो सकता है,
इसके अलावा सेटिंग्स में जाके इसकी सेटिंग्स वगैरह को लोड अपलोड किया जा सकता है। टेम्प्रेरी फाइल्स लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल ये टेम्प डायरेक्टरी यूज़ कर रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, ये स्कोप आ गया। कोलैबोरेटर तो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। टास्क्स के अंदर हमारे पास जो है रिसोर्स पूल आ रहा है एंड ऑटोमेटिक बैकअप। लॉगिंग के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं सारे टूल्स लॉगिंग के अंदर आएँ और इसको हम सेव भी कर सकते हैं। आई थिंक ये बोल रहा है सेव करो फाइल को, तो लॉग फाइल्स को सेव भी कर सकते हो आप। इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क के अंदर अगर जाते हैं तो इसके अंदर कनेक्शंस आ गए, TLS, HTTP, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अगर आप चाहो तो इनके बारे में रिसर्च करके, या इसके अलावा वेब सिक्योरिटी एकेडमी जो कि पोर्टसुगर की ऑफिशियल वेब स्वीट की जो क्रिएटर हैं उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ये हमारा पूरा बर्ब स्वीट होता है। इसके अलावा बर्ब पे जाने के बाद सेटिंग्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। बर्ब क्लिक बैंड डिट, ये आई थिंक प्रो वर्जन में अवेलेबल है, या इसको खैर रहने देते हैं। प्रोजेक्ट में जाने के बाद प्रोजेक्ट को सेव वगैरह कर सकते हो, वो प्रो में अवेलेबल है। और इसके अलावा इंट्रूडर का अटैक हम यहाँ से भी चला सकते हैं, स्टार्ट अटैक, और ये प्रो वर्जन में होता है सारा काम। कॉपी अटैक कॉन्फ़िगरेशन विद पेलोड विद पोजीशंस, और ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स। रिपीटर की यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। व्यू का यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या क्या हमें दिखे। अगर हम चाहते हैं डिकोडर ना दिखे, एक मिनट, कोलैबोरेटर, अच्छा ये स्विच करने के लिए मतलब हम जी डिकोडर में जाना चाहते हैं या हम जो है एक्सटेंशंस में जाना चाहते हैं, तो जिस पे क्लिक करोगे आप वहाँ चले जाओगे। हेल्प के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। रिपोर्ट अ बग है, रिलीज नोट्स हैं, गेटिंग स्टार्ट यूजिंग वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं, ज़रा देखते हैं इसकी। तो ये इसकी एक HTML फाइल ओपन हो गई, ये पूरी वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन है। वेबसाइट प्रोफेशनल कम्युनिटी एडिशन, वेबसाइट एंटरप्राइज, टेस्टी, बर्ब स्कैनर, बर्ब कोलैबोरेटर, फुल डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट। अच्छा, इसके अलावा जो बर्ब स्वीट प्रोफेशनल होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटिक स्कैनर होता है। यहाँ पे आप न्यू स्कैन का जो एक बटन आ रहा है ये फ़िलहाल अनअवेलेबल है बिकॉज ये प्रो के अंदर होता है, ठीक है। अब मैंने जिस चीज़ पे क्लिक किया तो ये क्या खोल दिया इसने, इतने सारे खोल दिए इसने टैब्स। जिस पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है, अपग्रेड टू बर्ब स्वीट प्रोफेशनल विच इज़ $500, विच इज़ कॉस्ट सिर्फ $500। अब मुझे नहीं पता ये वीकली है या मंथली है। तो $500 का होता है ये, तो मैं तो कभी नहीं लूँगा, जब पैसे आएंगे तब ले लेंगे। तो यहाँ पे न्यू स्कैन पे क्लिक करके वो सारा स्कैन हम कर सकते हैं। वो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन एंड वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ये होता है हमारा पूरा बर्ब स्वीट। ये अच्छा खासा लंबा हो गया बर्ब स्वीट का पूरा हमारा लेक्चर। तो होपफुली आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने वास्प टॉप 10 की तरफ, जिसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक हम अपना वर्चुअल सेटअप पूरा करें, या इसके अलावा मैं आपको जो है जो इनकी पोर्ट्सुगर की एकेडमी के ऊपर लैब्स हैं वो सॉल्व करवाता हूँ, जिसकी मदद से आपको पूरा वास्प टॉप 10 समझ आ जाएगा कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, और उनको वहाँ से हम एक्सप्लॉइट करके उनको समझेंगे अच्छी तरीके से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।